हेलो फ्रेंड्स, एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का आज हम एक पेपर सेट कर रहे हैं। सबसे पहली बात यह है, ये पेपर सेट उन बच्चों के लिए है जो रिपीटर्स है, जो पहले एसएससी जीडी का एग्जाम दे चुके हैं, या जो बच्चा इंटेलिजेंट है, या किसी बच्चे का ये कहना है सर मुझे तो सिलेबस तो पूरा किया है, मुझे सब कुछ आता है, अब पेपर मुझे कैसे अटेंड करना चाहिए, मतलब मैं एग्जाम में क्या सोचूं, क्या मेरी फास्ट अप्रोच रहे। फास्ट अप्रोच से मतलब जल्दी जल्दी करना नहीं होता है। फास्ट अप्रोच से मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा ये सोचा जाए इस सवाल को कम से कम समय में कैसे किया जा सकता था, क्योंकि भागदौड़ यही है पूरी। 10 सवाल ऐसे होंगे, हर स्टूडेंट सोल्व कर लेगा। 15 क्वेश्चन तक कहीं से भी कोचिंग करके कैसे भी पढ़ने वाला क्वेश्चन कर लेगा। 15 से जो 20 क्वेश्चन आपको करने होते हैं, मतलब ऊपर के जो लास्ट के 5 क्वेश्चन, या कह सकते हो पेपर में 5 ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो मेरिट तय करते हैं। अब कोई बच्चा अगर 10-12 क्वेश्चन सोल्व कर रहा है, फ्रेशर भी है, वो खुश है, अच्छा मैं आज 12 पे आ गया हूँ, कल 20 पे आ जाऊंगा। वो 12 से 20 का सफर है ना, वो बहुत लंबा है। उसके लिए आपकी अप्रोच बहुत अच्छी होनी चाहिए। अच्छा, इसके अलावा हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे, या हम सेट वाइज कर रहे हैं 2024 वाले, 2023 वाले हम टॉपिक वाइज कर रहे हैं। तो उसका फायदा ये होगा, कोई टॉपिक वाइज पढ़ रहा है तो पहले वो करे, सेट वाइज करना चाहता है तो ये करे। फायदा सबसे बड़ा ये है कि आपको ये सोचना है कि अगर मैं एग्जाम में बैठा होता तो मैं क्या करता। अब यहाँ पर आप एक काम और भी कर सकते हो। आप चाहे तो जो पेपर सेट में आपको सोल्व करवा रहा हूँ वो पहले आप खुद ही सोल्व कर लीजिए, अपने हिसाब से सोल्व कर लीजिए। मैं इसे सोल्व करूंगा तो ऐसे सोल्व करूंगा, मुझे हर क्वेश्चन में ये समय लगने वाला है, और अब मुझे सर क्या अप्रोच बता रहे हैं कि मुझे ऐसा करना चाहिए। देखो, एक अप्रोच अगर बार बार रिपीट होगी तो एग्जाम में भी लग जाएगी, ये बात ध्यान रखना। सीखना ही सब कुछ है। चलिए शुरुआत करी जाए। पहला सवाल हमारे सामने है जो आपको एग्जाम में दिया गया था। ठीक है, अब आप एग्जाम में बैठे होते तो क्या अप्रोच लगाते। ठीक है, मैं अगर एग्जाम में बैठा होता तो आपसे कहता कि इस सवाल के लिए 2 या 3 सेकंड चाहिए थे, उत्तर मुझे बड़ा स्पष्ट तौर पे सामने दिख रहा है। अब आप कहोगे सर कैसे दिख रहा है, तो बात को ध्यान से सुनना। बार हटाने का मेथड पता होगा आपको, बार ऐसे हटाते हैं, ये करते हैं। बार हटाने के 3-4 जो फिक्स स्टेप होते हैं उनको कैसे फॉलो करना है वो हम सब आपको बेसिक में सिखाते हैं। आज हम पेपर सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। सबसे पहले बात ये देखो, ये 2.333 मतलब दो के ऊपर कुछ है, और ये 4 के ऊपर कुछ है, तो आपका जो आंसर आने वाला है वो 6 के ऊपर कुछ आने वाला है। भाई 4 और 2 6 तो होंगे ही ना, 6 के ऊपर कुछ और होगा। अब आप इसको देखिए तो ध्यान से, 7 दूनी 14, ये तो 2 पॉइंट समथिंग है। भाई ये तो 2 पॉइंट समथिंग है, ये कहां से आंसर होता है? 2 पॉइंट समथिंग आंसर होता ही नहीं। आंसर मिनिमम 6 है, 6 के ऊपर ही होगा। ये देखो 4 पंजा 20, ये तो 5 पॉइंट समथिंग है, तो ये आंसर नहीं है। देखो, एग्जामिनर ने अगर सवाल दिया और ये अप्रोच लग रही है तो उसने भी इसी अप्रोच को लिए ये क्वेश्चन दिया है ना। 7 या 21 ये तो 3 पॉइंट समथिंग है, केवल ये है जो 6 पॉइंट समथिंग है, तो यही आपका सवाल का जवाब है। सिंपल। तो ये भी तो अप्रोच हो सकती थी। आप थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन करते तो देखते, अरे 6 से ऊपर वाला तो एक ही है, यही आंसर है। पहली बात। दूसरी बात, ये आपके सामने जो आंकड़े या डाटे जो दे रखा है, कैसा डाटा है उसके अनुसार ही तो सॉल्यूशन होना चाहिए। कैसे? आप क्या इसको नहीं पहचानते क्या? 0.3 के बार को नहीं पहचानते आप? बिल्कुल पहचानते सर, ये 1/3। क्या है ये? 1/3। मुझे क्यों चेंज करना है, क्यों मुझे बार हटाना है? मुझे पता है ये 1/3 है कि नहीं है? हाँ सर ये 1/3 है, बिल्कुल। आगे भी तो 0.3 का बार ही लिखा हुआ है, ये क्या है? ये आपका 1/3 है। ठीक है ना। कैसे आप 1/3 से लाओगे ना, 0.33333 क्या है? 1/3। याद करो, 2.33333 यहाँ जो लिखा हुआ है, 0.3333 क्या होता है? 1/3 होता है। सिंपल। जो रोज की काम आने वाली चीज है वो तो हमारे दिमाग में होती है। ऐसे की ऐसी एक वैल्यू है जो आपके दिमाग में होती है। कौन सी? ये देखो जरा ध्यान से, 0.6666 ये चलता रहेगा। इसको आप क्या कहते हो? इसको आप 2/3 कहते हो। कहते हो नहीं कहते हो? तो ये तो नॉर्मल रोज काम आने वाली वैल्यू है। अब अगर आप, कोई बच्चा ऐसे सोचता कि ये तो 1/3 है, तो 2 1/3 हुआ कि नहीं हुआ? ये 2 1/3 हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। और ये 4 1/3 हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। 2 और 4 को आपने अलग अलग ऐड कर लिया, 6 हो गया। 1/3 1/3 2/3, तो 6 2/3 कहाँ है? 6 2/3 ये दिख रहा है अपने को। तो ये अप्रोच होनी चाहिए थी आपकी एग्जाम में इस प्रश्न को लेके। ठीक है ना, कि आपको यहाँ बार हटाना था। बार हटाना आपको आना चाहिए, हमेशा ये अप्रोच नहीं लगेगी। अब आप कहोगे सर हमेशा तो ये अप्रोच नहीं लगेगी ना। हाँ, तो यही तो गेम है पूरा, कि एग्जामिनर कहाँ आपसे मेहनत करवाना चाहता है, कहाँ नहीं करवाना चाहता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करी जाए। परसेंटेज का एक सवाल है हमारे सामने। सबसे पहले तो एग्जाम में बैठे बच्चे को यहाँ क्या ऑब्जर्वेशन करना था उसको ध्यान से सुनना। बड़ा सिंपल ऑब्जर्वेशन था यहाँ पे। देखो 5 1 2 और 5 1 2, 6 4 और 4 6। मतलब अगर हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं डिजिट सम थोड़ा सा भी घूम रहा है
अगर हमारे दिमाग में डिजिट सम थोड़ा सा भी कहीं पे घूम रहा है तो हम देखेंगे यार इसका और इसका डिजिट सम तो सेम आ रहा है, तो क्यों ना हम डिजिट सम की तरफ चलते हैं। हाँ, ये तो सभी करेगा भाई, परसेंटेज हटाएगा बट्टा में 100 लिखेगा, परसेंटेज हटाएगा बट्टा में 100 लिखेगा, गुणा करेगा पॉइंट के बाद 2 अंक वाली वैल्यू आएगी उनको ऐड करेगा, आंसर लाएगा। ठीक है ना, टाइम टेकिंग चीज है। क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, कॉन्सेप्ट तो बहुत सिंपल है। परसेंटेज का इससे सिंपल क्वेश्चन क्या होगा, जो क्लास 8 के स्टूडेंट को दोगे वो सोल्व कर लेगा, लेकिन टाइम लगने वाला है। अब टाइम कैसे बचने वाला है उसको ध्यान से देखिए। अगर हम बात करते हैं डिजिट सम की, कैसे इसका डिजिट सम क्या हो सकता है उसके बारे में अगर चर्चा करी जाए तो देखिए जरा ध्यान से, इसका डिजिट सम क्या होगा। 5 2 7 1 8, ठीक है, और 6 और 4 10, 10 से आ गया 1। अगर डिजिट सम की जानकारी नहीं है तो मैं दूंगा। यहाँ जो बच्चे इस बैच में पढ़ रहे हैं उन बच्चों को जिन जिन सवालों में दिक्कत आएगी या जो मैं कॉन्सेप्ट बताता हूँ वो कॉन्सेप्ट उनको नहीं आते हैं तो मार्क करके रखेंगे कि इस क्वेश्चन में ये कॉन्सेप्ट सर ने बताया था, मुझे नहीं आता है, मुझे सर से पूछना है। क्योंकि पढ़ा सब कुछ जाएगा, थ्योरी भी पढ़ी जाएगी, सब चीजें पढ़ी जाएगी, टारगेट वाइज पढ़ी जाएगी, जैसे बैच के इंट्रो में मैंने आपको बताया है। ठीक है, चलिए देखो 5 2 7 1 8 हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है सर। 8 का देखो परसेंटेज का डिजिट सम में कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। 6 और 4 10, 10 का डिजिट सम क्या हो गया, 1 हो गया। तो 8 गुणा 1, समझे कि नहीं समझे। 5 2 7 1 8 और 6 4 10 से आया 1, तो 8, इसका डिजिट सम कितना आया भाई, 8 आया। अब मजेदार बात है, उसका भी 8 ही आएगा, इसका 8 है तो उसका भी 8 ही आएगा। क्यों, इसके अंदर अंक तो सेम ही है ना, आधे टेढ़े लिखे हुए बस। 5 2 7 1 8, 6 4 10 1 8, 8 और 8 कितना हो गया 16, तो 8 और 8 16 हो गया सर, बिल्कुल। 16 का डिजिट सम कितना हो गया भाई, 7 हो गया। अब हम देखते हैं आंसर में डिजिट सम 7 कहाँ है। आंसर में डिजिट सम 7 कहाँ है, पहली चीज। दूसरी चीज हमें ये ध्यान देना है कि हमें जब डिजिट सम हम निकाल रहे हो तो 9 बना बना के गायब करना है, क्योंकि अगर आपको डिजिट सम के बारे में पता हो तो 9 से फर्क नहीं पड़ता है, नहीं पता हो तो सब सीखेंगे धीरे धीरे, निश्चिंत रहना। ध्यान से देखो, 4 और 5 9, ये तो गया, बिल्कुल गया सर। अब देखो 8 और 1 9, आप कहोगे सर 1 कहाँ है, यहाँ पे 2 है, कोई नहीं मैं तो 1 ही जोड़ रहा हूँ, 1 1 इसके साथ जोड़ लूंगा, दिमाग लगाने में कहाँ दिक्कत है। देखो 4 और 5 कितना हो गया, 9 हो गया। 8 8 16 17 18, 18 का 9, ये तो है नहीं हमारा आंसर, तो हमारे आंसर का डिजिट सम 7 होगा। ठीक है ना, बिल्कुल सर, आगे बढ़ा जाए। अच्छा सर, आप जब सॉल्व करोगे और डिजिट सम 7 दो जगह आ गया तो हमारी पूरी मेहनत खराब हो जाएगी, नहीं। इधर देखो ध्यान से, 5 8 5 8 5 8, 4 2 4 2 4 2, 4 7 6 8, बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो। चारों जो आंसर दे रखे हैं उनमें केवल एक ही अंक अलग अलग है, इसका मतलब इन सब का डिजिट सम अलग अलग आने वाला है। एग्जामिनर ने यही दिमाग लगा के सवाल बनाया है, सवाल बनाने वाला होशियार हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि आप कोचिंगों में इतना पढ़ लेते हो, इतना पढ़ लेते, सब गलती कोचिंग वालों की है, ये सुन लेना। हम कोचिंग वाले, सब गलती हमारी है। हम तुम्हें इतना पढ़ा देते हैं, इतना पढ़ा देते हैं कि एग्जामिनर के सामने चैलेंज आने लग गया है कि मेरे ऐसा सवाल बनाओ जिसमें कुछ स्पेशल हो। ठीक है, चलिए अब सुनो जरा ध्यान से। 4 5 9 हो गया, बिल्कुल। 8 8 16 17 18 से 9 ये अपने काम का नहीं है, बिल्कुल सर। ध्यान से देखो भाई, 4 और 5 9 हो गया, बिल्कुल। 8 और 1 9, 6 और 1 7, इसका डिजिट सम 7 आ रहा है, ये हमारा आंसर है। हमें और चेक करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि एक ही अंक अलग अलग है तो सबका डिजिट सम अलग अलग आएगा, फिर भी आप चेक कर लो। ठीक है ना, ये मैंने 8 और 10 को कैसे काम में लिया, 8 और 2 को कैसे काम में लिया, समझे भाई। 8 से मैंने केवल 2 से मैंने केवल एक ही लिया, तो 8 में मैंने जब एक जोड़ा तो कितना हो गया भैया, 9 हो गया, और एक यहाँ पे पड़ा रह गया, और 9 को हम डिजिट सम में लेते नहीं। ये कॉन्सेप्ट मैंने लगाया है, छोटी सी बात है। फिर भी देख लो आप, 4 और 5 9, ठीक है। 8 4 12 13 14, 14 से 5 आ रहा है, नहीं अपने काम का। 8 और 1 9, 1 5 आ रहा है, ये अपने काम का नहीं है। ठीक है ना, ये देखो 4 और 5 9, 7 और 2 9 8, इसका डिजिट सम 8 आ रहा है, तो ये आपके सवाल का जवाब था। सर क्या मैं एग्जाम में ये सोच पाऊंगा, जब हम इस तरह के सवालों की प्रैक्टिस करेंगे और इतने सारे आपके पास प्रीवियस ईयर पेपर्स के सेट है, जब उनको हम हल करेंगे तो आप ऐसा क्यों नहीं सोच पाओगे, आप बिल्कुल सोच पाओगे। अप्रोच ही तो जनरेट करनी है हमें। ठीक है सर, बात समझ में आ गई। चलिए अगला सवाल क्या है हमारे सामने। अब ये तो बहुत छोटा सा सवाल है सर, ठीक है। आगे कैसे बढ़ना था वो देखते हैं। रमेश का वेतन रमन के वेतन से 20% अधिक है। ठीक है सर, अगर रमन का वेतन 100 होगा तो रमेश का वेतन है, मैं पहले ही कह चुका हूं, ये रिपीटर्स बेच का पैटर्न है ना, ये फ्रेशर बच्चे के लिए नहीं। अगर फ्रेशर बच्चा है तो उसका कॉन्सेप्ट पैटर्न अलग होगा, वो पहले टॉपिक वाइज पढ़ लो।
2023 के सब क्वेश्चंस अपने जो प्रीवियस है टॉपिक वाइज है, पहले उनको पूरा पढ़ो, टॉपिक कवर करो, फिर आगे बढ़ो, ठीक है। चलिए अब क्या कह रहा है, यदि रमेश 33,750 रुपए बचाता है तो जो उसके वेतन का 75% है तो रमन का वेतन कितना है। यही चीज लिख रहा हूं, ध्यान से देखो। एक को मैंने 120 बोला है, एक को 100 बोला है, ठीक है बिल्कुल। ये जो है ये वाला इसका 120% है, ठीक है। 20% अधिक होने का मतलब यही हुआ, ठीक है सर। आगे की क्या कहानी है देखा जाए जरा, बिल्कुल देखा जाए लो। इसका 75% कितना होगा। अब इसका 75% 3/4 होगा सर, और इसका 3/4 कितना होगा, 90 होगा, ठीक है ना। इसका 75% 90 होगा, जो सवाल कह रहा है इसके बराबर है। ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है रमन का वेतन, और रमन का वेतन कितना है, रमन का वेतन 100 है, ठीक है। अब हम सोचते हैं सर क्या क्या काम था हमारा, ध्यान से देखो। 3 3 7 5 0, ये हमारा 90 के बराबर है, और हमें पता करना है कि 100 किसके बराबर होगा, ठीक है ना। देखो पहली बात तो ये थी कि केवल हमें 9 से ही काटना था, जबरदस्ती ट्रिक नहीं लगानी है क्या मैं इसमें डिजिट सम लगाऊंगा, मैं इसमें ये करूंगा, मैं इसमें वो करूंगा, नहीं। 9 से काटना सिंपल है तो हम सिंपल अप्रोच लगाएंगे, समझ गए ना। ये भी एग्जाम अप्रोच है कि जो सिंपल काम है वो किया जाए, ठीक है सर। 9 तिया 27, 6 9 7 की 63, ठीक है। 4 9 पंजे 45, ये लो। 3 7 5 0 0 कहाँ लिखा है, यहाँ लिखा है। ऐसा नहीं एग्जाम में बैठ कर वहाँ ये लिख रहे हो तुम, पहले यहाँ पे 3 7 5 0 0 ऐसे लिख रहे हो, फिर वहां जाके राइट लगा रहे हो। ये कॉपी चेक नहीं होनी है ना, ये अपने लिए राइट आंसर लगाने के लिए, ठीक है। तो इसमें बेसिक अप्रोच थी, तो मैंने आपको इसमें बेसिक अप्रोच बताई, और अप्रोच भी बनती है इसमें, लेकिन नहीं बात कर रहे उसके बारे में कि 2 0 दिख रहे हैं पीछे, ठीक है ना। क्या दिख रहा है, 2 0 दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है बिल्कुल। भाई आंसर के पीछे क्या आना चाहिए, 00 आना चाहिए। दूसरी अप्रोच की बात करें, हाँ करें, दिमाग तो बढ़ेगा ना इस सवाल में, नहीं तो क्या हुआ, दूसरी जगह तो काम आएगी ना ये अप्रोच लगाई हुई, ठीक है सर। बता दो आप क्या अप्रोच के बारे में बात कर रहे हो, देखो जरा क्या लिखा है ऊपर भाई। ऊपर लिखा है 33,750, लिखा है 33,750 बिल्कुल सर। बट्टा में क्या लिखा है, 90 लिखा है सर। गुणा में क्या लिखा है, 100 लिखा है, ठीक है। ये 1 0 कट जाएगा। अब ये जो 9 है ना, 9 ऊपर किसको काट सकता है, जो 9 के पहाड़े वाली कोई संख्या होगी, ये 9 का गुणज है, उसमें 9 कहां बनेगा, उस 9 को ही 9 काट सकता है, बाकियों को 9 गायब नहीं कर सकता। ये 2 0 है ना, ये ऊपर जो है इनको 9 गायब नहीं कर सकता। इसका मतलब आंसर के पीछे 2 0 होंगे, तो आंसर के पीछे 2 0 होंगे, तो ये आंसर गलत हो गया। अब आप कहोगे इतना कौन सा बड़ा तीर मार लिया, आंसर के पीछे 2 0 तो सब जगह है। एक बात और सोचो, यहाँ 75 लिखा है और लास्ट में 75 लिखा है, मतलब 25 का गुणज आंसर होगा। कब, 2 0 हटने के बाद। 2 0 तो आएंगे ही आएंगे, 2 0 अगर आप हटा दोगे तो पीछे जो वैल्यू बची है उसमें भी 25 का मल्टीपल दिखना चाहिए। अब तुम सोचो तो कि 2 0 हटाने पर 25 का मल्टीपल कहाँ दिख रहा है, ये 2 0 हटाए ये 25 का मल्टीपल दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। ये 2 0 हटाए अब ये 25 का मल्टीपल दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। ये तो पहले गायब हो गया, इसके पीछे 2 0 नहीं थे। ये आपने 2 0 हटाए, अब ये 25 का मल्टीपल दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, ये आपका आंसर है। मतलब आप चाहते तो इसमें 9 से भी नहीं काटते। सुन लो बस, आपने लिखा ये इससे कटा, आपके दिमाग में क्या है, 2 0 आएंगे, और 2 0 के बाद भी 25 का मल्टीपल होगा, उत्तर जो होगा 25 का गुणज होगा। तो देखा भाई 2 0 हटा दो, ठीक है 2 0 हटा दी, ये तो आंसर हो ही नहीं सकता क्योंकि इसमें 2 0 ही नहीं है। उसके बाद 25 का मल्टीपल केवल एक ही दिख रहा, तो यही आपके सवाल का जवाब है। ये रिपीटर्स की अप्रोच ऐसी हो सकती है, थोड़ी मेहनत करोगे तो 100% होगी, ठीक है ना। अगर तोल मोल में रह जाओगे ना, इतने रुपए का बेच उतने रुपए का बेच, तो उसी में रह जाओगे, ध्यान रखना। एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात, पहले मिल्क है फिर वाटर है, 2:3 है। मिश्रण की कुछ मात्रा में दूध मिलाया जाता है, अच्छा मिश्रण में कुछ मात्रा में दूध मिलाया जाता है, जिसके कारण दूध और पानी का अनुपात 10:3 हो जाता है। प्रारंभिक मिश्रण में कितने प्रतिशत दूध, प्रारंभिक मिश्रण था उसमें कितने प्रतिशत दूध और मिलाया गया, ये हमसे पूछा गया है। अगर आपको इस सवाल की अप्रोच पता हो तो आपको देखना अनचेंज कौन है, ठीक है। क्या देखना सर, अनचेंज कौन है, कैसे, दूध और पानी है, ठीक है सर। आपने दूध और मिलाया, तो दूध और मिलाया तो पानी वैसा ही दिखना चाहिए था जैसे पहले है अनुपात के रूप में, ये इसका कॉन्सेप्ट है। जिनको कॉन्सेप्ट नहीं पता पहले कॉन्सेप्ट सीखेंगे, ठीक है ना। यहाँ कॉन्सेप्ट नहीं सीखेंगे, यहाँ सॉल्व करेंगे। ये मिल्क है सर, ये वाटर है, बिल्कुल इनका। अब मैं ऐसा यहाँ लिख रहा हूँ, एग्जाम में नहीं लिखोगे, आपको ये 3 3 दिख रहा है, पानी यहाँ 3 है, पानी यहाँ 3 है, मतलब आपको काम करना ही नहीं था कुछ, आपको इनको इक्वल नहीं करना है, इक्वल है पानी, क्योंकि आपने दूध मिलाया तो पानी इक्वल दिखना चाहिए, पानी इक्वल दिख रहा है, कहानी खत्म हो गई थी वहीं पे। कैसे, देखो ये कितना है, ये 3 3, मतलब अपने को कुछ नहीं करना है, कोई गुणा भाग बराबर कुछ नहीं करना है, तो फिर क्या करना है सर, 2 से कितना हो गया,
मिल्क 2 से कितना हो गया 10 हो गया, मतलब मिल्क 8 मिलाया, 8 मिलाया कितने के अंदर, इस 5 के अंदर, 8 आपने मिल्क मिलाया कितने के अंदर, 5 के अंदर। अब गुणा 100 कर लो, ठीक है ना, तो आपको दिख जाएगा कितना 160, 160%। ये लीजिए, फिर भी आप थोड़ा सा लिखवा देता हूँ यहाँ पे, देखिए 2:3, ठीक है सर, 10:3, ठीक है। आपने दूध मिलाया तो पानी सेम दिखना चाहिए, तो पानी सेम दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है सर। तो अब आप देख लो दूध कितना मिलाया है, दूध मिलाया 8 भाग, कितने के ऊपर, पहले प्रारंभ में कितना था, प्रारंभ में 5 था, उसके ऊपर 8 भाग मिलाया, 100 से आपने गुणा किया परसेंटेज निकालने के लिए, 160% उत्तर आ गया। और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। अच्छा, आप अपनी बेसिक अप्रोच से भी सवाल को हल करने का प्रयास करें, ऐसी कोई बात नहीं कि आप बेसिक अप्रोच नहीं लगा सकते। अगर आज आप बेसिक अप्रोच से सवाल हल कर रहे हो तो आप ये जरूर सोचना कि मेरे को एग्जाम तक जाते जाते यहाँ तक जरूर पहुंचना है, तो ही मेरी पढ़ाई पूरी हुई, नहीं तो मेरी पढ़ाई पूरी नहीं हुई। क्योंकि देखो गेम यही होगा, एग्जामिनर आपको ऐसा सवाल देगा जैसे पीछे परसेंटेज वाला था, जो सवाल सिंपल होगा आपका टाइम खा जाएगा, आप अटेंड ही नहीं कर पाओगे पूरे क्वेश्चंस, तो काम होगा कहाँ से। ठीक है, चलिए, एक परिवार की आय और व्यय का अनुपात कितना है भाई, 19:13 है, ठीक है। यदि उसका व्यय इतना है 2, 9, 5, 1, 0, ठीक है सर, ये 13 के बराबर है, बिल्कुल वह है। हमें बचत याद करनी है, बचत 6 के बराबर होगी, गुणा 6। यहां पर भी आप बहुत सारी तरह की अप्रोच लगा सकते हो, लेकिन आप कहोगे सर 13 से काटने में इतनी कोई दिक्कत है नहीं, तो मैं तो 13 से काट के ही उत्तर निकाल लूंगा। ठीक है, बिल्कुल निकाल लो, फिर लो, 13 से काटा, 13 दूना 26, कितना बच गया भाई 3, 5, 13 दूना 26, कितना बच गया 9, 13 6 13 7 91, 0, ठीक है सर, आगे ये बिल्कुल आ गया। 6 से काटा 0, 7 6 42, हासिल का 4, 6 दूनी 12 और 4 16, हासिल का, देखो ऊपर आंसर की तरफ देखते रहना, ठीक है ना, कि जब इसके आगे नहीं करनी है गणना, फिर भी यहाँ करवा रहा हूँ। 0, 7 6 42, 4, 6 दूनी 12 और 4 16, हासिल का 1, 6 दूनी 12 और 1 13। मैंने कहा ना यहाँ पूरा नहीं करते तुम्हें 62 दिख गया था पीछे, 620 दिखे था पीछे, यहीं तक करते उत्तर आ जाता। ठीक है सर, इसमें तो हर बच्चा यही करता, स्पेशल क्या होता, स्पेशल बनाना चाहते तो कुछ हो सकता था इसमें भी, सोचने में कोई दिक्कत नहीं है, अगर सोचोगे तो दिमाग डेवलप होगा। ये लो, बट्टा में 13 लिखा है, बिल्कुल 13 लिखा है, और गुणा में 6 लिखा है, बिल्कुल लिखा है। इधर क्या है, इधर आंसर है, ठीक है ना। अब ये एक अप्रोच बता रहा हूं, अभी मैं सिखा रहा हूं तो लाइंस ज्यादा है, आपको डायरेक्ट क्या लिखना है वो देखो ध्यान से। आपको पता है इसके बट्टा में 13 आएगा या 6 आएगा, इधर आंसर आएगा, ठीक है। आप पहले यही लाइन लिखोगे, 5 1 0 गुणा 6, ये 13 इधर आ जाएगा और आंसर से गुणा हो जाएगा, ठीक है ना भाई। 13 अगर इधर आएगा तो इस आंसर से गुणा होगा ना, इसको सोल्व करने से आंसर आया, बिल्कुल आया। और हमने देखा पॉइंटों में नहीं है, हमने देखा पॉइंटों में नहीं है, आंसर पूरा पूरा वैल्यू है, इंटीजर वैल्यू है, पूर्णांक में उत्तर आ रहा है, इसलिए हम ऐसा काम कर रहे हैं। अगर पॉइंट्स में होता तो ऐसा काम कभी भी नहीं करेंगे, लगभग उत्तर होगा तो ऐसा काम कभी भी नहीं करेंगे। अब इसको समझने की कोशिश करो, क्या अप्रोच है ये, ठीक है, बिल्कुल सर। अब देखो ध्यान से, आपने कहा सर 1 0 तो हाई पीछे, हटा दो 1 0 सब में से, लो। अब 1 0 के बाद देखो ध्यान से, 6 एकम 6, इकाई का अंक 6 आएगा। अब आप अपने आंसर में देखो इकाई का अंक 6 कहाँ आ रहा है, देखो यहाँ 5 लिखा है, 3 और 5 का गुणा होगा 15, इकाई का अंक क्या आएगा 5 आएगा, मतलब ये नहीं हो सकता, ये गलत हो गया, ठीक है, बिल्कुल भाई। इकाई के अंक की बात करी जा रही, केवल इधर का इकाई का अंक और इधर का इकाई का अंक बराबर होगा, क्योंकि बराबर आ रहा है ना बीच में, बिल्कुल आ रहा है। अगर यहाँ 4 लिखा होगा तो 4 क्यों लिखा, सेकंड ऑप्शन को चेक किया मैंने, 3 चौक 12, इकाई का अंक कितना आ रहा है 2, 2 तो नहीं है सर, मतलब ये भी उत्तर नहीं, ठीक है, बिल्कुल बात समझ में आ गई। अब इसके बाद क्या है, 4, 4 को पहले चेक कर चुके हो, 4 को पहले चेक कर चुके हो, तो इसको चेक करने की जरूरत नहीं है। बचा कितना, बचा सर 2, यहाँ 2 बचा। अगर यहाँ 2 होगा तो 3 दूनी कितना होगा 6 होगा, इकाई का अंक 6, इकाई का अंक 6 मैच कर गया, यही आपके सवाल का जवाब थे। मतलब आप चाहते तो इस तरह से नहीं काटते, आप ये अप्रोच लगा सकते थे। ये अप्रोच जिस बच्चे को नहीं आती है, जो हम बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगी। हर सेट के अंदर 1-2 क्वेश्चन के अंदर मैं आपको ये अप्रोच लगा के दिखाऊंगा, तो आप सीख जाओगे। ये कोशिश मत करना कि 20% सर ने मुझे कराए हैं, उसके 20 के 20 की सबकी अप्रोच मुझे एक बार में आ जानी चाहिए। पहले आप देखो इस बार 2 नए सवाल कौन से सीखे, 2 तरीके नए कौन से सीखे, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ोगे, ठीक है ना। चलिए, ये जो जितने भी मेथड्स में नए नए आपको बता रहा हूँ साथ में, इन मेथड्स को मैं आपको अलग से पढ़ाऊंगा भी, कि देखो हम ऐसे करते हैं, हमें ऐसे करना चाहिए, ऐसे सोचना चाहिए, निश्चिंत रहना इसके लिए। एक पुस्तक को उसके अंकित मूल्य के 16/25 पर बेचने पर हानि होती है, पुस्तक के अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात बताओ, ये तो सवाल था ही नहीं।
भाई अंकित मूल्य के 16/25 में बेचने का मतलब है अंकित मूल्य 16 है, बेचा सॉरी अंकित मूल्य 25 है और बेचा 16 में। तो अंकित मूल्य पहले होना चाहिए, बाद में विक्रय मूल्य होना चाहिए। यहाँ ध्यान रखना, अगर आपके सामने देखो 25-16 की जगह 16-25 भी लिखा होता तो ध्यान रखना कि कौन पहले है, विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात पूछा है या अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात पूछा है। तो इसमें तो आपको कुछ करना ही नहीं था। ऊपर आप एक चीज देख रहे हो क्या लिखी आ रही है, कौन से टॉपिक से कितने सवाल पूछे गए ये लिखा हुआ आ रहा है। और इस ऑब्जर्वेशन में मैंने पाया, जो मैंने 50 के 50 सेट का पहले ऑब्जर्वेशन किया तो वहां मैंने ये पाया कहीं पर संख्या पत्ती से 3 सवाल पूछे तो कहीं एक भी नहीं पूछा, कहीं परसेंटेज से 3 सवाल पूछे तो कहीं एक ही पूछा है, कहीं औसत से सवाल नहीं पूछा है तो कहीं 4-4 सवाल भी पूछे। हाँ, सरलीकरण से 2-2 सवाल जरूर पूछे गए, सिंपल 2 सवाल सरलीकरण से जरूर पूछे गए, उसमें कुछ स्पेशल सवाल भी आए हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि कोई भी टॉपिक कम इंपॉर्टेंट और ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें जो यूज हो रहे हैं वो सब टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, यदि कुल वस्तुओं का 70% 20% के लाभ पर बेचा जाता है और शेष वस्तुओं को 10% की हानि पर बेचा जाता है तो कुल लाभ का परसेंटेज बताओ। भाई ये 70% वस्तुएं ये पड़ी और 30% वस्तुएं ये पड़ी, टोटल हमने 100 वस्तुएं मानी है, एक वस्तु आपने 1 रुपए की मानी है तो ये रुपए हो गए, ठीक है बिल्कुल सर। इस पर आपको 20% का फायदा हो रहा है, इसका 20% कितना होगा +14, ठीक है सर। और इस पर आपको 10% का नुकसान हो रहा है, इसका 10% कितना होगा 3, तो कुल मिला के आपको फायदा कितने का हो रहा है +11। 100 पर 11, क्योंकि टोटल मूल्य तो यहाँ 100 ही है ना, 70 और 30 100, 100 पे 11 का फायदा मतलब 11% का लाभ होगा। सिंपल क्वेश्चन था, डायरेक्ट सोचिए क्या थोड़ा सा, हाँ डायरेक्ट सोचते हैं सर। 70 का 20% लाभ है तो 7 दूनी 14 का लाभ है, पीछे बच गया 30, 30 का 10% कितना हो गया 3, 3 का नुकसान हो गया, 14 का लाभ हुआ 3 का नुकसान हो गया, कुल मिला के 11 का फायदा है, किसके ऊपर 100 के ऊपर, क्योंकि टोटल हमने 100 माना है। 70% तो हमने टोटल वस्तुएं 100 मानी है, 1 रुपए की एक वस्तु मानी है, ये आपके दिमाग में चला। तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, इतनी छोटी सी कैलकुलेशन को आप वर्बली भी कर सकते हो, ठीक है। चलिए, एक आदमी 1 रुपए में 35 कलम खरीदता है, 40% लाभ अर्जित करने के लिए 1 रुपए में कितनी कलम बेचनी चाहिए। अब इस सवाल के लिए सबसे सिंपल अप्रोच ये, ध्यान से देखना, ये आपका 35 है, बिल्कुल है सर। अब आपको काम किस पे करना है, 5 और 7 पे। अब मैं बताऊंगा कि 5 और 7 पे क्यों काम करना है, मैं बताऊंगा। फिलहाल तो लाभ हो रहा है ना। देखो, आप कुछ वस्तुएं खरीद, ये कॉमन सेंस दिमाग में हमेशा के लिए बैठा लो कि एक तो रुपए की कहानी होती है, एक वस्तु की कहानी होती है। रुपए की कहानी ये होती है कि आप जितने में खरीद के लाए हो उससे ज्यादा में बेचोगे तो फायदा होगा, और उससे अगर कम में बेच दोगे तो नुकसान होगा, ठीक है। अगर रुपए बराबर है, रुपए की बात नहीं करी जा रही है, 1 रुपए के इतने खरीदे 1 रुपए के इतने बेचे, अगर वस्तु की बात कर रहे हो तो आप 35 वस्तु खरीद के लाए हो, आपको फायदा चाहिए, आप 1 रुपए में 35 खरीद के लाए और 1 रुपए में आपको वापस बेचनी है वस्तुएं, तो 35 से कुछ वस्तुएं कम बेचोगे, ये 35 वस्तुएं आपके हाथ में है, ये आप 1 रुपए में लाए हो और वापस 1 रुपए में देनी और लाभ चाहिए, तो इनमें से कुछ वस्तुएं रख लोगे आप, तो 35 से आपको उत्तर कम लाना है। पहली बात दिमाग में आई, बिल्कुल आई सर। तो कम लाना है तो मैं इसको 5/7 से गुणा कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ अभी समझाऊंगा। 7 पंजा 35, 5 25, मैंने कहा ना एग्जाम में गणना, एग्जाम में यूं नहीं तुम बराबर लगा रहे हो और फिर 25 लिख रहे हो और ऐसी तुमने आदत बना ली है तो छोड़ लेना। आगे बात समझ में आई, आगे। अब ऐसा क्यों हुआ सर, तो ध्यान से समझो। एक बहुत सिंपल सी बात थी और एक बहुत बेसिक अप्रोच थी जो आपके दिमाग में चलनी चाहिए, और वो क्या है, वो ये है आपका 40%। जो आपका 40% है वो 2/5 होता है। क्या होता है भाई, 2/5, ठीक है सर। और 2/5 का जब लाभ होता है तो 5 पे 2 का लाभ, तो आप आ जाते हो 7/5 पे, आ जाते हो, बिल्कुल आ जाते हो। मतलब 5 तो आपका सीपी होगा, ठीक है, और 7 आपका एसपी होगा, ठीक है, अगर हम रुपए की बात कर रहे हैं तो, ठीक है सर। यहां हम किसकी बात कर रहे हैं, हम यहाँ किसी की बात नहीं कर रहे हैं, जो मैंने अप्रोच बताई है उसके अनुसार तो हम किसी की बात नहीं कर रहे हैं। क्यों, तो ध्यान से सुनना, मैंने अप्रोच बताई है कम और ज्यादा की, इसको बोलते हैं कम और ज्यादा की अप्रोच, ठीक है ना, बिल्कुल। कम और ज्यादा की अप्रोच क्या, आंसर कम लाना है या ज्यादा लाना है, किसका प्रयोग करके लाना है, 40% लाभ मतलब 40% अधिक, 40% अधिक मतलब 2/5 अधिक, 5 पे 2 अधिक मतलब 5 और 2 7, ठीक है ना, तो 5 और 7 को प्रयोग में लेना है। आई बात समझ में। जब 40% लाभ लिखा है तो आपके दिमाग में आ गया प्रयोग में कौन आएगा, 5 और 7। अब अपने को क्या टेंशन है, अपने को तो 5 और 7 को प्रयोग में लाना है। 35 से उत्तर कम लाना है तो अंश में कम रखो, छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ लो दिमाग में। भाई अगर आपको आंसर कम लाना है तो अंश में कम रखो, अंश में अगर आप कम रखोगे तो आंसर कम आएगा, आंसर ज्यादा लगना है तो अंश में न्यूमरेटर में ज्यादा रखो, बस सिंपल सी बात है।
इस बात को सोचो आप कि मैं 35 को 7/5 से गुणा करूंगा तो क्या होगा, मैं 35 को 5/7 से गुणा करूंगा तो क्या होगा। तब आपके दिमाग में आएगा मुझे कम लाना है तो ऊपर कम रखना चाहिए, और मुझे जब ज्यादा उत्तर लाना तो ऊपर ज्यादा रखना चाहिए। ये तो थी आपकी बेसिक मतलब कॉमन सेंस वाली अप्रोच। अब इसको थोड़ा वर्बली सोचते हैं। मैंने कहा ये जो सेशन है ये रिपीटर बच्चे के लिए, जिसको लगता है मुझे मैथ्स आती है, उसको मैथ्स को आगे कैसे पढ़ना चाहिए, जिंदगी भर का एडजस्टमेंट कैसे होगा मैथ्स का, कल सिलेक्शन के बाद भी मैथ्स आपके साथ कैसे चलेगी। नहीं तो आजकल एक बड़ा ट्रेड आ गया है, बच्चा सिलेक्ट हो जाता है फिर टीचर बन के सामने खड़ा हो जाता है और अप्रोच नहीं होती उसके पास में। क्यों नहीं होती? अप्रोच आपको डेवलप करनी पड़ेगी। सिलेक्शन का मतलब अप्रोच डेवलप हो जाना नहीं है, वो तो आपको सब्जेक्ट को कितना आपने जीवन व्यतीत किया उसके ऊपर, उस पर डिपेंड करता है। चलिए फिलहाल काम की बात पे आ जाते हैं। सर अगर मैं ये मेथड नहीं लगाता तो कॉन्सेप्ट वाला मेथड कौन सा है? ये भी एक कॉन्सेप्ट है कम ज्यादा का, ये व्यवहारिक कॉन्सेप्ट है ना, ये व्यवहार की गणित है। अगर आप ये कॉन्सेप्ट नहीं लगाते तो कॉन्सेप्ट क्या लगाते? तो कॉन्सेप्ट ये लगाते, ध्यान से सुन लो भाई। तो कॉन्सेप्ट आप ये लगाते हैं सर कि देखो 40% लाभ का मतलब होता है 5 से 7 पे पहुंच जाना, और अगर आप वस्तु की बात करोगे तो 7 की 5 वस्तु देना। अगर आप रुपए की बात, इसका उल्टा जस्ट, अगर आप रुपए की बात करोगे तो 5 रुपए में लाए और 7 में बेचना, और केवल वस्तु की बात कर रहे हो तो 7 वस्तु लाए और 5 वस्तु बेचना। तो अब आप देखो 35, आप कितनी वस्तु लाए हो सर? आप 7 वस्तु लाए हो, है ना, बता दिया मैंने यहाँ पे। तो आप 7 वस्तु लाए हो, आपने रख दिया, या कह सकते हो प्रारंभिक वैल्यू हो, और यहाँ आप लाए हो, बेचा नहीं का है। 1 रुपये में 35 खरीदता है, ठीक है ना। तो वस्तु की बात कर रहे हो तो ये 7 के बराबर होगा, और जो आपको ज्ञात करना है वो 5 के बराबर होगा। तो ये आपने कॉन्सेप्ट भी सीख लिया, अगर आपको इसका कॉन्सेप्ट सीखना था। ठीक है, बिल्कुल आगे बढ़ा जाए, बिल्कुल बढ़ा जाए। देखो पिक्चर ये सुपर हिट है, आप कैसे सोचते हो, एक एक सवाल को देखने का प्रयास जरूर करना, कोशिश करना कि हम एक एक प्रश्न को अच्छे से देखें, बड़ा आनंद आएगा आपको। सिंपल से सिंपल सवाल में आपकी क्या अप्रोच हो सकती थी? सवाल बहुत सिंपल था सर, 1 मिनट लगा दिया सर। अरे सिंपल था तो 5 सेकंड और 10 सेकंड में क्यों नहीं हो सकता था? उसको सोचो। हर सवाल 5 सेकंड में नहीं होगा। क्या अधिकतम टाइम बचाने की अप्रोच हो सकती है, मैं बताऊंगा। फिर वैसे भी ये पेड बैच की क्लासेज है। फिर आप जो मुझसे पढ़ रहे हो, अगर आपके पास में भी कोई ऐसी अप्रोच आ जाए दिमाग में तो मुझे भेजना। कैसा, देखो 20 सवाल में 19 आपके अच्छे होंगे, एक में मैंने भी कुछ टॉप सोचा है, तो उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे, ठीक है। हाँ लेकिन यूं मत कहना सर मैं तो इसका डिजिट सम निकालता। डिजिट सम आवश्यकता के अनुसार निकाला जाएगा, इस बात को ध्यान से सुनना, और आपको सिखाया जाएगा, निश्चिंत रहना। एक वस्तु का विक्रय मूल्य यह है और 35% की छूट दी जाती है। अब देखो भाई 35% की छूट देने का मतलब क्या हुआ? अगर अंकित मूल्य 100 था, 35% की छूट दी और 65 में बेच दिया, यही हुआ, सिंपल सी अप्रोच। अच्छा, जिनके दिमाग में 35% ऐसे चलता है, जिन्होंने फ्रैक्शन पे काम किया बहुत सारा, सर मैं तो 35% को 7/20 बोलता हूँ, तो उनके दिमाग में एक बात स्पष्ट होगी, अगर 20 अंकित मूल्य है और 7 का डिस्काउंट है तो 13 क्या है? 13 आपका विक्रय मूल्य है। ये आपका अंकित मूल्य, ये आपका विक्रय मूल्य और ये डिस्काउंट। सोच लो इसको क्या है, 35% 7/20, 20 पे 7 का डिस्काउंट, बेचा कितने में? 13 में। यहां इसने कितने में बेचा भाई? यहां इसने बेचा है 1690, जो 13 के बराबर है। तो 20 किसके बराबर था? अब आप सोचो, अगर आपकी अप्रोच ये होती तो 13 का स्क्वायर तो आपको दिखता ना। तो एग्जामिनर को भी पता है जिसकी अप्रोच ये होगी उसे डायरेक्ट 13 का स्क्वायर दिख जाएगा, जिसकी अप्रोच ये नहीं होगी वो समय ले लेगा। ये 13 बार कट रहा है, 13 दूना 26, 26 00 आंसर है। आप लिखना मत पूरा, आपको आंसर दिखता ही राइट लगाना सीधा, ठीक है ना। यूं नहीं आप ये लिखो पहले कहीं पेपर पेन फिर वहां राइट लगाओ, ठीक है सर। क्या है हमारा अगला सवाल? अगला सवाल है 600 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी, ठीक है, विपरीत दिशा में चल रहे व्यक्ति को 20 सेकंड में पार करती है। यदि रेलगाड़ी की चाल व्यक्ति की चाल की 5 गुना है तो रेलगाड़ी की चाल कितनी? ठीक है, पहले तो देखो 600 मीटर लंबी रेलगाड़ी विपरीत दिशा में चल रहे व्यक्ति को पार कर रही है। जब रेलगाड़ी विपरीत दिशा में चल रहे व्यक्ति को पार करती है, साइड वाले ट्रैक पे, सामने नहीं, है ना, पार करती है, उस कंडीशन में व्यक्ति की चाल और रेलगाड़ी की चाल, दोनों की चाल जोड़ के इस सिस्टम के अंदर काम आती है। ये जो सिस्टम बनता है इसे हम सिस्टम बोलते हैं, क्योंकि ये जो सिस्टम है इसमें एक चाल नहीं है, इसमें दोनों चाल मिली हुई है। तो दोनों चाल मिलाकर कितनी हुई? दोनों चाल देखो, बेसिक वाली चीजें बेसिक में सिखाऊंगा, प्रीवियस ईयर करा रहा हूँ, प्रीवियस ईयर की तरह कराऊंगा, ध्यान से सुनना इस बात को, है ना। और जो बच्चा बेसिक अप्रोच से करना चाहता है वो पहले प्रीवियस ईयर टॉपिक वाइज करेगा,
2023 वाले, 2024 वाले में बाद में घुसेगा, ठीक है ना। चलिए, अच्छा कोई दूसरे एग्जाम का बच्चा है वो भी ये काम में ले सकता है। अप्रोच लेटेस्ट है सब, 600/20, ठीक है सर। अब मैंने लिखा है, तुम नहीं लिखते एग्जाम में, तुम्हें दिखता 30 मीटर पर सेकंड आ रहा है, आ रहा नहीं आ रहा, बिल्कुल आ रहा है। अब आगे क्या है, ये 30 मीटर पर सेकंड दोनों की मिलाकर चाल है। रेलगाड़ी की चाल व्यक्ति की चाल की 5 गुना है, इसमें 5 तो रेलगाड़ी का है और 1 व्यक्ति का है, समझ गए ना। ये जो टोटल 30 मीटर प्रति सेकंड चाल है, इसमें 5 तो रेलगाड़ी का और 1 व्यक्ति का है, 5 और 1 हो गया 6, 6 पंजे 30, इसका मतलब 5 मीटर पर सेकंड ये रेलगाड़ी की चाल है। नहीं, 25 मीटर पर सेकंड। कैसे, वो देखो जरा भाई, ये जो 30 है ना, ये 6 के बराबर है। हमें तो रेलगाड़ी की पूछी है, व्यक्ति की नहीं पूछी है। ये 5, ये जो 30 मीटर पर सेकंड है टोटल चाल, ये 5 और 1 दो अनुपात में बटी हुई है, इन दोनों का योग 6 है। हमें जो ज्ञात करनी है, ये ज्ञात करनी है, ये 25 मीटर पर सेकंड है। अब यहाँ एक और दिमाग था, 25 मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड में अगर 5 का मल्टीपल है तो 5 का कितना गुणा है। ये अप्रोच सीखना जब भी समय मिले, क्योंकि इसको देख के तुम्हें आंसर दिखेगा 18.90, तुम्हें चेंज नहीं करना पड़ा, डायरेक्ट दिखा तुम्हें। और प्रोसेस क्या है, प्रोसेस तो ये सर 25 को आप 18/5 से गुणा कर दो, 25 को आप 18/5 से गुणा कर दो तो 90 किलोमीटर पर आवर आंसर आ गया, ठीक है ना। बिल्कुल एक सिंपल सा सवाल था। आप चाहते तो सिंगल लाइन नहीं लिखते इसके अंदर, सोचो, देखो जिसको जैसे जैसे सोचना है, जैसे जैसे करना है वैसे करना है, किसी भी अप्रोच की निंदा नहीं करनी। ऐसे थोड़ी होता है सर, एग्जाम में ऐसा थोड़ी सोच पाते हैं, सब होता है, प्रैक्टिस अच्छी होती है, गाइडेंस अच्छा होता है तो सब कुछ होता है, ठीक है ना। 600/20 आ गया 30, 30 में 2 लोग शामिल है 5 और 1 के अनुपात में, तो 6, 6 पंजा 30, 1 भाग 5 के बराबर है तो 5 भाग 25 के बराबर होगा, और 25 मीटर पर सेकंड 5 इंटू 5 है तो 18 इंटू 5 90 होगा। पेन को हाथ लगाने की जरूरत नहीं थी। मैं यूं नहीं कर रहा हूं कि मैं आपको एक ऐसा सिस्टम जनरेट करके दूंगा कि कुछ भी हो जाए तो तुम्हें पेन को हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। मैं तो कह रहा हूं अगर एक बच्चा होशियार है तो उसकी अप्रोच ऐसी होनी चाहिए। इस अप्रोच के बारे में छोटी सी बात यहाँ कर लेते हैं, बाकी हम यहाँ थ्योरेटिकल बातें करेंगे नहीं, हम क्वेश्चन सोल्व ही करेंगे यहाँ पे। देखो आप लोगों को एक बात पता होनी चाहिए, जब आप मीटर पर सेकंड में चलते हो, ठीक है ना, मीटर पर सेकंड, और जब इधर आप किलोमीटर प्रति घंटा में चलते हो, और आपको जो दी गई वैल्यू है ना 5 की गुणज है, तब हमेशा नहीं तो सर ये तो हमेशा तो काम ही नहीं आएगी, मैं तो 18/5 और 5/18 से गुणा करना तो सीखना ही पड़ेगा। सीखना ही पड़ेगा, चैप्टर शुरू होते हैं सबसे पहले वही सीखते हो। लेकिन अगर ये है, अगर इसलिए है कि एग्जाम में आया है, मैंने नहीं लाया हूँ, मैंने सवाल नहीं बनाया, मैंने एग्जाम में आया हुआ सवाल लिया, और इधर अगर 18 का गुणज है तो कहानी कैसे चलती है उसको ध्यान से सुन लो, ठीक है ना। इधर 5 का गुणज है, कैसे, अगर आपका ये 5 है, 5 मीटर पर सेकेंड, तो इधर 18 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। अब अगर आपका ये 10 मीटर पर सेकंड है तो 10 5 का कितना गुणज है, ध्यान से देखो, 5 इंटू 2 है सर, 10 क्या है 5 इंटू 2, तो ये भी 18 इंटू 2 होगा, तो 18 इंटू 2 कितना हो गया, 36 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे बात समझ में, ये अप्रोच है। स्पेशल कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा वहां पर, ये अप्रोच अलग से सिखाऊंगा। अभी जिसने पकड़ ली उसने पकड़ ली, नहीं पकड़ी कोई बात नहीं, घबराना नहीं है, अपने को आंसर निकालना है, सोचना है कि मुझे यहाँ तक पहुंचना है। अभी अपने सामने 25 था, मुझे बताओ 25 क्या भैया, सर 25 तो 5 इंटू 5 है, 5 का 5 गुना है, तो इधर भी 18 का 5 गुना होगा, तो 18 का 5 गुना क्या होगा, 18 का 5 गुना 90 होगा, तो 90 हमारे सवाल का क्या होगा, जवाब होगा। सिंपल, ये काम करना था, ठीक है सर। पी और क्यू मिलकर एक काम को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं, क्यू और आर मिलकर 37.5 दिनों में पूरा कर सकते हैं, आर और पी मिलकर इसको 150 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तीनों एक साथ काम करते हैं तो इसे कितने दिनों में करेंगे। अब किसी बच्चे ने कहीं से भी तैयारी करी होगी, किसी भी टीचर से पढ़ा होगा, किसी भी अप्रोच से उसने एग्जाम देने गया होगा, उसने ये सवाल सही किया होगा। टाइम सेगमेंट सबका अलग अलग हो सकता है, ठीक है। हाँ तो क्या करना था, चलिए हम देख लेते हैं क्या करना था। फिलहाल तो इसको इधर ही रखते हैं। देखो भाई, एक तो अपने पास 30 लिखा है, बिल्कुल 30 लिखा है सर, 37 गुना 74 एक 75, 75/2 लिखा है, 37.5। बहुत सिंपल बात है, ये 37.5 है, इसको अपने दिमाग में सोचो 37.5, और 37.5 क्या होता है, 37 गुना 74, 75, 75/2, 75/2 है, ठीक है। और एक 150 है। जब आपको एलसीएम निकालना होता है और किसी एक ही राशि के बट्टा में कोई राशि लिखी होती है तो उसका एलसीएम पे फर्क नहीं पड़ता है। अब सोचना क्यों नहीं पड़ता है,
मैंने क्या बोला, इन तीन राशियों का मुझे एलसीएम निकालना है और किसी एक ही राशि के बट्टा में कोई राशि लिखी है तो फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब भिन्नों का एलसीएम, भिन्नों का एचसीएफ आप निकालते हो, ठीक है, या भिन्नों का एलसीएम आप निकालते हो, भिन्न है बाई वन, ठीक है, इनका एलसीएम निकालने का तरीका क्या होगा, ऊपर वालों का एलसीएम निकालोगे, ठीक है, और नीचे वालों का एचसीएफ निकालोगे। अब जब नीचे वालों का एचसीएफ निकालोगे, सुनो ध्यान से, जब नीचे वालों का एचसीएफ निकालोगे तो इनके पास तो एक एक ही है बट्टा में, तो एचसीएफ तो एक ही आएगा। एचसीएफ मसएफ है, एलसीएम लसएफ है, नहीं पता है तो कोई बात नहीं, नहीं पता है तो फिलहाल इसको ट्रिक के रूप में याद कर लो। बहुत सारे टीचर्स आपको ये ट्रिक के रूप में बताएंगे कि किसी एक के ही बट्टा में कुछ लिखा हुआ है तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कैलकुलेशन सिंपल हो गई, ये फर्क पड़ा। अब 150 सबसे बड़ी राशि इसके पार्ट में भी आती है, 75 के पार्ट में भी आती है, आपका 150 हो गया, बिल्कुल हो गया सर। इससे कितनी बार गया सर, 5 बार गया, ठीक है। 150 में 75/2 का भाग दो, कितनी बार जाएगा सर, 4 बार जाएगा, ठीक है। और ये कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा। अब इसके बाद आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए था कि यहाँ आप तीनों की कार्य क्षमताओं को, ये P और Q है, Q और R है, R और P है, जब इन कार्य क्षमताओं को आप ऐड करोगे तो ये कुल ऐड है वो 2 बार होगी कार्य क्षमताएं, ठीक है ना। 4 5 9 1 10, तो 10 जो कार्य क्षमता है वो उसका आधा करोगे तो टोटल कार्य क्षमता कितनी होगी, टोटल कार्य क्षमता 5 होगी। ये कॉन्सेप्ट की बात है, ये कॉन्सेप्ट के टाइम आपको सीखनी है कि भाई ये दोनों दो दो, ये सब दो दो बार आ रहा है, ये पी क्यू, ठीक है ना, फिर क्यू आर, फिर आर पी, तो जब एक बार करोगे तो कार्य क्षमता आधी हो जाएगी, ठीक है। क्या लिख के बताऊं यहाँ पे, 2 ऑफ पी प्लस क्यू प्लस आर इक्वल टू 10 है, ठीक है, इसलिए P प्लस क्यू प्लस आर 5 होगा, तो ये कार्य क्षमता 5 आई है, ठीक है। अब टोटल काम कितना है भाई, 150 है, 150/5, तुम एग्जाम में ये लिखने मत बैठ जाना कि मैं तो ऐसे लिखूंगा, बराबर लिखूंगा, 30 लिखूंगा, फिर डिजाइन करके राइट लगाऊंगा, ठीक है ना। चलिए आगे बात समझ में क्लियर है, कोई डाउट नहीं, कोई डाउट नहीं सर, आगे बढ़ा जाए, बिल्कुल बढ़ा जाए। क्या है हमारा अगला सवाल, यहां ये अगर देखा जाए सवाल पुराना, मतलब 10 साल पहले ऐसे सवाल पूछे जाते थे, फिर पूछने बंद कर दिए, अब वापस शुरू कर दिया, मतलब बहुत ही बेसिक लेवल का सवाल। लेकिन एग्जामिनर देखता है पिछले 3-4 साल में ऐसा सवाल हमने इस लेवल के एग्जाम में नहीं पूछा है, तो जो बच्चा अभी ताज़ा ताज़ा रट के आया होगा ना, उसको ये पता नहीं चलेगा, ये कहानी है बस इसकी, ठीक है, बिल्कुल। अरविंद एक काम को 20 दिनों में और बख्शी इस काम को 22 दिनों में कर सकते हैं, यदि वे इस काम को 5 दिनों तक एक साथ मिलकर करते हैं तो काम का शेष भाग कितना है। कौन सी अप्रोच आप लगाना चाहते हो उस पर डिपेंड करता है। अगर बहुत बेसिक अप्रोच की बात करो, सर हम यहाँ बहुत बेसिक अप्रोच की बात करने आए नहीं है, तो आप करोगे नहीं, ठीक है, मत करो। बहुत बेसिक अप्रोच क्या थी, ये एक दिन में काम कितना करेगा, 1/20, ये एक दिन में काम कितना करेगा, 1/22, इन दोनों को जोड़ लोगे, एक दिन का काम आएगा, उसे 5 से गुणा कर दोगे, ठीक है, इतना काम हो गया, शेष काम कितना बच गया वो पता कर लेंगे, यही होगा, करके देखो ना सर, लो कर लो, 1/20 प्लस 1/22, एक दिन का काम, और इसको आप क्या करोगे, 5 से गुणा कर दोगे, ठीक है ना। अब पहले क्यों लिख दिया सर, बाद में कर ले, वो एक ही बात है। अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं यहाँ पे थोड़ा सा काम करना चाह रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ ये 5 से गुणा होंगे ना, अब इन दोनों ने 5 दिन काम किया, तो मैंने ये सोचा मैं पहले ये काम कर लेता हूँ, इसको मैं 5 से गुणा कर लेता हूँ, इसको मैं 5 से गुणा कर लेता हूँ, एक दिन में इतना काम करेगा तो 5 दिन में इतना काम करेगा, कट के क्या हो जाएगा 4, क्योंकि मुझे 5 से कटता हुआ दिखा, इसलिए ऐसा मैंने सोचा कि मुझे एलसीएम निकालना सिंपल हो जाए। 22 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा, तो बट्टा में 44 आ गया, बिल्कुल आ गया सर, आ गया। ये 11 बार गया, ठीक है सर, ये 10 बार गया, ठीक है सर, ये 2 बार गया, 10 से गुणा हुआ, 21/44, 21/44 काम हो चुका है, तो शेष काम कितना है, शेष काम 23/44 है, ठीक है, बिल्कुल, तो 23/44 डी ऑप्शन में। या आप बेसिक अप्रोच लगा सकते थे, बस बेसिक अप्रोच लगाते वक्त आप सोचते कि गणना के स्टेप कम से कम होने चाहिए, सॉल्यूशन की लाइनें कम से कम होनी चाहिए। कैसे सर, ऐसे सर, आपको दिख गया यहाँ 44 एलसीएम, 44 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, 44 कितनी बार, 11 बार, कितनी बार 10, 21, 21/44, पीछे बच गया 23/44, कहानी खत्म। अब इसमें एक अप्रोच और है, कोई स्टूडेंट ये अप्रोच लगा सकता था, क्या सर हम एक कॉन्सेप्ट सीखते हैं AB/A+B, जब मैंने पिछली बार के प्रीवियस ईयर कराया था तो मैंने ये बहुत बार काम में लिया था, कुल कार्य के लिए अगर ए इतने दिनों में करता है, बी इतने दिनों में करता है, दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, लास्ट तक साथ में काम कर रहे हैं, तो काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा, AB/A+B दिन में पूरा हो जाएगा। यहाँ आपको 2 अप्रोच सीखनी पड़ेगी, अगर आपको पूरा काम करवाना है तो इतने दिनों में हो जाएगा, आपको पूरा काम करवाना इतने दिनों में हो जाएगा।
लेकिन अगर एक दिन का काम निकालना हो तो लास्ट में वापस उल्टा करना पड़ेगा। कैसे? ए किसी काम को 6 दिन में करता है, बी किसी काम को 6 दिन में करता है, तुमने सोल्व किया तो आया ए और बी मिलकर उस काम को 3 दिन में कर देंगे। 3 दिन में दोनों मिलकर काम पूरा कर देंगे। एक दिन में कितना काम करेंगे? 1/3 करेंगे। भाई रवि किसी काम को 12 दिन में करता है तो एक दिन में कितना करेगा? 1/12। तो आप भी अप्रोच ऐसी बनाओ ना, अगर आपको पूछे कि कुल कितने दिनों में काम हो जाएगा, इतने दिनों में हो जाएगा, एक दिन में काम कितना होगा, पहले इसका उल्टा लिख दो। क्या सर एक दिन का काम चाहिए तो a+b/ab। सर ये मुझे याद रहेगा? हाँ याद रहेगा। 50 शिफ्ट के क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो याद नहीं रहेगा क्या? 100% याद रहेगा। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है ये तो। ए अगर ए किसी काम को ए दिन में, बी किसी काम को बी दिन में करता है, दोनों मिलकर कितने दिन में काम पूरा करेंगे? ab/a+b। दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे? इतना करेंगे। ठीक है, अब देखो जरा ध्यान से, आप ये अप्रोच लगाते हैं कि एक दिन में कितना काम करेंगे, तो 20+22, देखो 20+22 अलग अलग नहीं लिखते, जोड़ के एक साथ लिख देते हैं। ठीक है सर। फिर आप यहाँ लिखते 20 × 22, बिल्कुल सर। और फिर आप क्या करते हैं, इसको 5 से गुणा कर देते, क्योंकि 5 दिन का काम बताया, 5 दिन उन्होंने एक साथ मिलकर काम कर लिया। ठीक है ना, बिल्कुल। आगे तो गणना तो वही होती है, अलग थोड़ी होती। 1 से 4 बार, 2 बार, 21 बार, है ना? कितना आ गया? 21/44। 21/44 काम हो चुका है, बस यहाँ कंफ्यूज मत होना। तो शेष काम कितना बचा? 44 में से 21 काम हो गया, तो 23/44 काम पीछे बचा है। जिस बच्चे ने इसी शिफ्ट का एग्जाम दिया होगा जो मैं करवा रहा हूं, तो उसको ये देख के बड़ा आनंद आएगा कि अच्छा ऐसे हो सकता था। अब मैं रिपीटर बैच का बच्चा हूं, मैं देखता हूं आगे क्या होता है। लीजिए 2%। भाई साधारण ब्याज की बात है तो साधारण तरीके से ही हल कर लो ना। ब्याज कितना प्राप्त हो रहा है? 20 वर्षों में 2 बटा ब्याज प्राप्त हो रहा है। अब मुझे बताओ तो 2/5 ब्याज होता कितना है? सर 2/5 को तो हम जानते हैं, इसको तो हम 40% बोल रहे हैं। हाँ भाई 40% ब्याज मिल रहा है तुम्हारे को। 40% ब्याज तुम्हारे को 20 साल में मिल रहा है, तो एक साल में 2% मिलेगा। अब इसके लिए क्यों पेन चाहिए, कॉपी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए? और ये सवाल, इस तरह का सवाल कम से कम 10 शिफ्ट में पूछे गए, वो आपको पता चलेगा आगे। ठीक है, चलिए। चक्रवर्ती ब्याज का ऐसा सवाल जो कॉन्सेप्ट पर आधारित था, जिस बच्चे को कॉन्सेप्ट पता था उसके लिए बहुत सिंपल था ये सवाल। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट की बात मैं भी कर लेता हूं यहाँ पे, ठीक है ना। देखो भाई, निश्चित ब्याज दर पर 2 वर्षों के लिए एक मूलधन पर साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज इतना और इतना है, तो मूलधन कितना है? पहले आपको दर निकालनी पड़ेगी मूलधन निकालने के लिए। ठीक है, बिल्कुल। देखो अगर बात करी जाती है साधारण ब्याज की, आपको 12,000 आपका साधारण ब्याज है 2 साल का। 2 साल का साधारण ब्याज ऐसे आता है भाई, पहले साल भी 6,000 रुपए मिलते हैं, ठीक है, और दूसरे साल भी 6,000 रुपए मिलते हैं। आगे बात समझो? बिल्कुल आगे सर। लेकिन आगे हम चक्रवर्ती ब्याज की बात करते हैं सर। चक्रवर्ती ब्याज है 14,400 रुपए। कितना है? 14,400 रुपए। अब कहानी का विशेष भाग ये होता है कि पहले साल तो इसमें भी 6,000 रुपए ही मिले। अब ये चक्रवर्ती ब्याज है तो पहले साल तो इसमें भी 6,000 ही मिले। क्यों? क्योंकि सर ब्याज की दर अगर वार्षिक हो तो एक साल में मिलने वाला साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज बराबर होगा, क्योंकि एक साल में जो साधारण ब्याज मिलेगा उसको अगर हम मूलधन में जोड़ दें और फिर ब्याज पे ब्याज लें, मूलधन में जोड़ने का मतलब फिर आगे ब्याज पे ब्याज लें, तो चक्रवर्ती ब्याज ज्यादा होता है। तो अगर वार्षिक ब्याज की दर है तो एक साल में मिलने वाला साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज बराबर होता है। ठीक है सर। तो यहाँ दूसरे साल कितना मिला? दूसरे साल 6,000 तो मिला ही मिला, ठीक है, जो मूलधन पे मिला, ठीक है। एक्स्ट्रा कितना मिला देख लो, 6×6=12, 2,400 रुपए। तब यहाँ कहानी ये है, ये इस क्वेश्चन की स्ट्रक्चर होती है, मैंने इसका कॉन्सेप्ट बताया है, ये कोई ट्रिक विक नहीं है। हाँ इसको वर्बली किया जा सकता था, वो देख लेंगे कैसे। अब आपको कहानी ये समझ आ जानी चाहिए कि 6,000 के ऊपर ये 2,400 रुपए एक्स्ट्रा ब्याज मिला है, तो 6,000 पे 2,400 कितना होगा भैया? 2,400/6,000 गुणा 100 करूंगा, 2 जीरो कटेगा, ये अपना कट रहा है 12 से 2 बार 5 बार, तो ये तो अपना 40% हो गया। ब्याज की दर कितनी होगी? अच्छा डायरेक्ट भी सोच लो कोई, हाँ डायरेक्ट सोचो, इनडायरेक्ट सोचो, कैसे ही सोच लो आप। 6,000 का 10% कितना होगा? 600, तो 2,400 कितना हो रहा है? 40%। ब्याज की दर 40% है, ये तो आपने दर निकाली है। बिल्कुल ऐसे सवाल में अगर आप बेसिक लेवल के लिए अप्रोच लगा रहे हो तो पहले आपको दर ही निकालनी है। आगे मिक्स होके कुछ क्वेश्चंस आएंगे ना, एक क्वेश्चन को दूसरे क्वेश्चन से अटैच करके जोड़ा जाए, लेकिन वो आपके जीडी लेवल के एग्जाम में नहीं आता, वो सीजीएल लेवल के एग्जाम में आता है। वहां पर उसकी वैसी अप्रोच भी बताने के लिए मैं समर्थ हूँ, आपको बताऊंगा, आप निश्चिंत रहना। फिलहाल तो ये अप्रोच आपकी है इस सवाल को।
अब आप एग्जाम में बैठे होते थोड़ा ऐसे सोचते कि भैया 12,000 है मतलब 6,000 है, यहाँ 6,000 हो गया, एक्स्ट्रा कितना है 2400, तो 6,000 पे 2400 ब्याज मिल रहा है। मैंने तो इतनी लंबी चौड़ी कहानी लिखी है ताकि आपको बात समझ में आ जाए। 12,000 मतलब 6,000 ब्याज हुआ, बिल्कुल हुआ। 14,400 मतलब 6,000 प्लस 6,000 प्लस 2,400 रुपए, तो ये 2,400 रुपए ब्याज पर ब्याज है, मतलब 6,000 पर 2,400 रुपए ब्याज मिल रहे हैं। तो हमें ब्याज की दर पता चल जाएगी। क्या पता चल जाएगी? ब्याज की दर जो 40% है। यहाँ कोई फॉर्मूला नहीं लगाया, आप सीधा ऐसे लिखोगे भाई 2,400 रुपए ब्याज मिल रहा है, ठीक है, कितने के ऊपर? 6,000 के ऊपर 100 से गुणा करोगे, बिल्कुल करेंगे, तो कितना आ जाएगा? 40% आ जाएगा, ठीक है। यहां से आपको ये बात पता चली कि जो आपका धन है उसका 40% 6,000 के बराबर है। भाई पहले साल में ब्याज कितना मिल रहा है? पहले साल में ब्याज मिल रहा है 6,000, और वो किसके बराबर है? 40% ब्याज की दर के बराबर है। ब्याज की दर मतलब क्या हुआ? 40% ब्याज की दर है, मतलब क्या हुआ? एक साल में 40% ब्याज है। तो अगर प्रतिशत की भाषा में देखा जाए तो एक साल में 40% ब्याज है, और ऐसे देखा जाए तो एक साल में 6,000 ब्याज है। अब जो बच्चे मेरे से पहले पढ़ चुके हैं वो बोर हो गए होंगे कि सर ये तो बहुत जल्दी करवा देते हो, यहाँ इतना लंबा क्यों करवा रहे हो? लो भैया 100/40 आपका 2.5 गुना हो गया, 6 दूनी 12, 15,000 आंसर हो गया। और ऐसी कोई बात नहीं है, इधर देखो ध्यान से, 15 चौके 60, 15 से कट रहा है और कुछ बच नहीं रहा, तो 15 से शुरू होने वाली तो उत्तर होगा, तो 15,000 आपके सवाल का जवाब है। अप्रोच वही थी, बस आप क्या कर सकते थे? आप थोड़ा सा फास्ट कर सकते थे, ठीक है ना? समझ गए कैसे? 6,000 पे 2,400, 6 चौक 24, 40% ब्याज है, 40% 2/5 होता है, 2 भाग 6,000 के बराबर है, तो 5 भाग 15,000 के बराबर होगा। मैंने क्या बोला? मैंने ये बोला, सुनने में कोई दिक्कत नहीं है ना? इस क्लास को जितना सुनोगे ना उतना ही आनंद आएगा, उतना ही जीवन सरल लगेगा। मैंने ये कहा, ये जो आपका 40% है ये आपका 2/5 के बराबर है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो आपको 2/5 मतलब 5 पर 2 का ब्याज, 5 पर 2 का ब्याज, आज हमें ब्याज मिला है 6,000, बिल्कुल मिला है सर। वो 2 के बराबर है, मूलधन 5 के बराबर है, मूलधन ज्ञात करना है। अब इससे तो सरल तरीका नहीं चाहिए ना तुम्हारे को? 15,000 अब तो दिख रहा है तुम्हें सरलता से। लो, अप्रोच बहुत सारी हो सकती है, धीरे धीरे सोचना सीखोगे। एवरेज, अगर हम बात करें एसएससी जीडी के एग्जाम की, तो 2023 से पहले वाला जो एसएससी जीडी हुआ था उसमें उन्होंने क्या किया था? डिस्काउंट टॉपिक को पकड़ा था, ठीक है, प्लस रेशियो टॉपिक को पकड़ा था, और ऊपर तक के सवाल तक लेके गए थे। जीडी हर बार ऐसा करता है, हर बार क्या करता है? हर बार अलग। जैसे 10वीं क्लास के बोर्ड में क्या किया जाता है कि पिछली बार इस टॉपिक से सरल क्वेश्चन दिया था, इस बार इससे भारी दो, इससे भारी दी था इससे सरल दो, थोड़ा एग्जाम में डिफरेंट आएगा। ये काम जीडी कर रहा है। कोई तुम्हें बता नहीं रहा, बता मुझे पता नहीं, बताएगा तो वो जिसके 10 साल के पेपर दिमाग में होंगे, जिसको पता होगा, ठीक है ना? 10 साल से क्या चल रहा है जीडी के अंदर, देख लेना। रेशियो के और डिस्काउंट के सवाल मिलेंगे हार्ड, एक साल पहले वाले, इससे पिछला नहीं, उससे पिछले में। इससे पिछले में क्या था? थोड़ा डिस्काउंट नहीं, प्रॉफिट लॉस पकड़ा था। क्या पकड़ा था? प्रॉफिट लॉस। तो प्रॉफिट लॉस के थोड़े अच्छे लेवल के सवाल दे दिए थे उन्होंने। हर बार कुछ ना कुछ पकड़ता है। इस बार क्या क्या बताया? मेंसुरेशन को हल्के में छोड़ दिया, दिया तो एक सवाल दिया, सिंपल लेवल का दिया। मेंसुरेशन बिल्कुल सिंपल दे दिया इस बार, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है, बिल्कुल सिंपल में भी फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे, थोड़ा ऊपर लेवल का हो तो भी फॉर्मूले तो याद करने पड़ेंगे, ठीक है सर। अब हम बात करते हैं एवरेज की। एवरेज वो टॉपिक है जिसको सबसे पहले पढ़ा जा सकता है, सबसे लास्ट में पढ़ा जा सकता है। देखो, चूंकि हमारा पहला सेशन है, पहली क्लास है हमारी, इसलिए मैं टॉपिक में क्या होता है, ये होता है, बातें कर रहा हूँ। सेकंड सेशन में इतनी बातें नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। चलिए, एवरेज को सबसे पहले पढ़ लो या सबसे लास्ट में पढ़ लो, क्यों? क्योंकि ये पूरी व्यवहार पे चलता है और पूरा उधर कैलकुलेशन पे चलता है। जितना आपने दिमाग को व्यवहारिक तरीके से दौड़ाया है उतनी आपकी कैलकुलेशन कम होती जाएगी। ये एवरेज टॉपिक का काम है, ठीक है। और इसमें जो व्यवहार लगता है वो जरूरी नहीं है होशियार बच्चा का मैं तो 90% वाला हूँ मैं तो लगा ही लूंगा। व्यवहारिक जो दिमाग से तेज होता है, जो व्यवहारिक दिमाग को डेवलप करने का पावर रखता है, उसके काम का गेम है ये। तो उसका क्या होगा सर, उसके लिए भी बता देंगे, ठीक है। चलिए फिलहाल तो यहाँ आगे बढ़ते हैं। देखो 35 कर्मचारी है, ठीक है सर, 35 कर्मचारी है, इनकी औसत आय क्या है, ठीक है सर। एक प्रबंधक को शामिल कर लिया गया जिससे औसत आय 19,000 हो जाती है। 35 कर्मचारियों की कोई औसत आय थी, हमें नहीं पता कितनी थी, ठीक है।
एक प्रबंधक को लाए जिससे सबकी औसत आय 19,000 हो गई। कितनी हो गई? 19,000 हो गई। ठीक है, और प्रबंधक का जो आय है वो 54,000 है, तो के का मान क्या है, मतलब पुरानी औसत आय कितनी थी। अब ध्यान से समझो, ये 35 लोग थे यहाँ पे, बिल्कुल थे। अब हम व्यवहारिक बात करते हैं, उसको ध्यान से सुनना। एक प्रबंधक महोदय आए, हमने कहा आ जाओ भाई साहब, आ जाओ, शामिल हो जाओ टीम में, 35 लोगों की टीम में शामिल हो जाओ। हो गए। कहा आप एक काम करो, जितने भी रुपए लाए हो 19 में उसमें से 19,000 रुपए लेके आप बैठ जाओ। कितने रुपए लेके बैठ जाओ? 19,000 रुपए। इन्होंने कहा भाई साहब यार मैं तो 54,000 रुपए ले आया हूँ, मेरी तो आय 54,000 है। अरे भाई, एवरेज 19,000 का मतलब समझते हो आप क्या होता है? एवरेज 19,000 का मतलब है आपके आने के बाद सबको 19,000 रुपए मिलेंगे, आपको भी 19,000 मिलेंगे, क्योंकि हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। देंगे नहीं वो भाई साहब, जितने उनके वही रखेंगे। ठीक है, तो मेरे बाकी पैसे कहाँ जाएंगे? बाकी पैसे हम लोग बराबर बराबर बांट लेंगे ना, बाकी पैसे हम लोग बराबर बराबर बांटेंगे। ठीक है, एवरेज में यही तो होता है। एक बंदा आया, उनके आने से वेतन, एवरेज वेतन हो गया 19,000 रुपए। इसका मतलब 19,000 तो उसके पास में ही रखा, और उसके पास एक्स्ट्रा धन कितना है? उसके पास टोटल धन है 54,000 रुपए। कितना है? 54,000 रुपए। इसमें से 19,000 पीछे बच गए 35,000 रुपए। ये 35,000 रुपए कहाँ गए? ये इसने इन 35 लोगों को दिए। तो एक बंदे को कितने दिए? एक बंदे को 1,000 रुपए दिए। कहानी समझ में आई? इनके पास जितने भी रुपए थे उन सबको इसने हजार 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 रुपए दे दिए, और अब औसत वेतन हो गया 19,000। इसका मतलब पहले कितना था? पहले 18,000 था ना। सबको इसने हजार 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 रुपए दिए, 35,000 रुपए लाया और 35 बंदों को दिए, सबको 1,000 रुपए दिए हैं, तो औसत वेतन कितना हो गया? 19,000 हो गया। इसका मतलब पहले कितना था? पहले 1,000 कम था, तो पहले 1,000 कम था तो कितना था भैया? 18,000 था। ये लो, घबराना मत कि वो जीरो वाला गुणा वाला वो नहीं कराओगे क्या? वो भी कराएंगे, निश्चिंत रहना। मैंने कहा प्रीवियस ईयर के 2 सेगमेंट बना रहे हैं, 2023 वाले टॉपिक वाइज उसमें सब वैसे कराएंगे, 2024 वाले एडवांस दिमाग बढ़ाओ शिफ्ट वाइज उसमें ऐसे कराएंगे। ठीक है, बिल्कुल। सर अगर बेसिक मेथड लगा दो तो क्या हो जाए इसमें? बेसिक मेथड नहीं लगा सकते क्या? लगा लो, तुम्हारी इच्छा है, लो। 35 कर्मचारियों का वेतन 35 के, ठीक है, इसमें हमने मिला दिया 54,000 रुपए नए व्यक्ति का वेतन। भाई कुल वेतन की बात ही तो करेंगे ना। पहले इनको 35 के रुपए मिलते थे। अच्छा, यहाँ जो के है ना, ये हजार वाला के है, उस के से कंफ्यूज मत हो जाना। ये जो 54 के लिखा ना, ये 54,000 है, उस के से कंफ्यूज मत हो जाना। 1 2 3 1 2 3 54,000, और ये 35 के का मतलब 35,000 है, उस के से मत कंफ्यूज हो जाना। ठीक है, बिल्कुल। और यहाँ 18 के का मतलब है 18,000। ये लो, ये लो। यहाँ के का मतलब हजार वाला नहीं है, 35 लोग है, औसत के है, तो 35 n गुणा औसत। राशियों का योग कैसे निकालते हैं? कितने लोग हैं और औसत क्या है उससे गुणा करते हैं, तो पुराना योग आता है। अब कोई क्या मुझे ये बातें नहीं पता है, मुझे तो इनके बारे में कुछ जानकारी नहीं है, तो वो पहले बेसिक पढ़ेगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ की बात करेगा। ठीक है ना। औसत में सबसे पहले मैं आपको यही सिखाता हूँ। लो, यही लिख रहा हूँ वापस, 35 के, यहाँ के मतलब वो वाला के है औसत, प्लस अगर आप 54,000 करोगे। ठीक है सर, तो ऐसा करने से अब कितने लोग हैं सर? अब 36 लोग हैं इंटू 19,000। यही तो कहानी, इसके अलावा कोई कहानी तो बताओ। नहीं सर, कहानी तो यही है। ठीक है ना। अब गणना कैसे होनी? तो गणना तो सिंपल सी बात है भैया, 54,000 उधर जाके माइनस होएगा। अब ये जो बच्चा है ये भी दिमाग लगाएगा, तो कैसे लगाएगा? सोचते हैं कि सर ये इतनी बड़ी कैलकुलेशन कैसे करेगा, उसके बारे में बात करी जाए। लो, 35 के जो समीकरण बनाएगा, ठीक है ना, उधर 36 गुणा 19,000 और 54,000 उधर जाके माइनस हो रहा है। यही कहानी है, बिल्कुल सर। अब ध्यान से सुनना तुम। देखो, इस 35 के को छेड़ना ही ना, 35 को छेड़ना। अब यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है? ध्यान से देखो कि यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है। अब कॉमन लेने का पावर आना चाहिए आपके अंदर। 54,000 है, 18 दूना 36, 18 या 54, 18,000 इसमें से मैं कॉमन ले रहा हूँ। ठीक है, 18,000 मैंने कॉमन लिया। क्यों लिया कारण जान लोगे अभी तुम। अच्छा, कॉमन जिनको लेना आता है वही ले पाएंगे। ठीक है, तो 18,000 कॉमन लिया, तो 18 तो इसमें से चला गया और 1000 इसमें से चला गया पहले पद में से। यहाँ बच गया 2 और यहाँ बच गया 1000। यही कहानी हुई भाई। 1000 तो इधर से चला गया, ये 1000 तो यहाँ से चला गया, तो यहाँ तो 19 बच गया, और यहाँ से 18 चला गया, 2 बच गया, 19 दूना 38। ठीक है, और यहाँ 18,000 कॉमन किया तो 3 बचा। अब ध्यान से देखो आप,
35 से 35 गया, k बराबर 18,000 आंसर आ गया। बेसिक वाला बच्चा भी, बेसिक अप्रोच वाला बच्चा भी एक सही तरीके से कॉमन लेना जो कि 6 क्लास से सिखाना शुरू कर देते हैं, उसको अगर थोड़ा सा दिमाग से करें तो काम हो जाएगा। मैंने यहाँ से 18,000 कॉमन लिया। 18,000 कॉमन लेने का मतलब था, मुझे यहाँ पे 18,000 दिख रहा था और मेरे को यहाँ 36 दिख रहा था, 18 दिख रहा था, 1000 दिख रहा था। 18,000 कॉमन लिया, यहाँ से 1000 कॉमन चला गया, यहाँ 19 बचा। यहाँ से 2 आया तभी तो 18,000 हुआ ना। यहाँ से 1000 आया और यहाँ से 18 आया, तो यहाँ 2 बच गया, 19 बच गया, 19 दूना 38 आ गया। इसमें से 18,000 कॉमन गया तो 3 बच गया, 35 से 35 चला गया, k का मान आ गया। यहाँ भी अप्रोच नहीं तो फिर आप बेसिक काम तो करना ही है। इसको इससे गुणा करना है, माइनस करना है, 35 को भाग, देखो होगा क्या पता है, 35 गुणा कर लोगे, इसको इससे गुणा कर लोगे, घटा दोगे, फिर 35 को भाग में लेके जाओगे, वो वही 35 है जो पहले से ही बिछड़ा अलग पड़ा था, ये देखो अलग पड़ा है और आप उस पर ही काम कर रहे हो, ये ध्यान रखना। ऐसा मैं कई जगह सिखाऊंगा आपको आगे। फिलहाल तो ये बहुत ही बेसिक सवाल है, क्योंकि आजकल तो ये सवाल बहुत पुराना हो गया है, 10 साल से आ रहा है। इसकी एक बहुत बेसिक ट्रिक है जो मैं आपको सिखाता हूँ बार बार, है ना। 22 शिक्षकों की औसत आयु 64 वर्ष है, ठीक है सर 64 वर्ष है, बिल्कुल। एक शिक्षक आ गए तो प्लस लगा दो सर। अब कितने शिक्षक हो गए सर, 23 हो गए। औसत में कितनी वृद्धि हुई है, 1 की वृद्धि हुई है, तो इन दोनों को ऐड कर लो, उत्तर आ रहा है ये तो आपका 87 आंसर है। एक बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है जिसके बारे में हमने बहुत बार सिखाया आप लोगों को। जिन लोगों ने मुझसे पढ़ा है उन्होंने सीखी होगी, नहीं पढ़ा तो कोई दिक्कत नहीं, अभी पढ़ोगे तब सिखा देंगे। जो बच्चा इस बैच में एडमिशन लेगा उसको भी सिखाएंगे तो सब कुछ, पढ़ाएंगे तो सब कुछ, ठीक है ना। आ रही बात समझ में? बिल्कुल, पूछ पूछ के पढ़ाएंगे क्या पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है। सिंप्लीफिकेशन के कितने क्वेश्चन आए थे, 3 आए थे। औसत के कितने आए थे, औसत के 2 आए थे शायद, इसमें 2 आए थे। अलग अलग भाग में अलग अलग सवाल आए भाई। अब सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन बहुत सरल है। यहाँ कितने पद दिख रहे हैं भाई, एक पद तो ये रहा, दूसरा पद ये रहा। जहाँ प्लस का निशान शुरू होगा वह नया पद शुरू होगा। अगर आपको कम दिख रहा है, ठीक है, लाइट लिखा हुआ है तो मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, लीजिए सर, ठीक है। अब पहले तो अपने को एक पद तो ये दिख रहा है, दूसरा पद ये है पूरा, तो इसको सोल्व करना पड़ेगा। ये आ गया भैया 5/2, 5 11, उत्तर आ गया। क्या किया उसको ध्यान से सुन लेना। मैंने ये किया, ये तो वैसे सिंपल सवाल है, सभी करोगे। ये कितना है 5, और ये भाग करना है पहले। हाँ बिल्कुल सर, भाग करना है पहले। तो भाग पहले करने का मतलब जरूरी नहीं है आप पूरा भाग करके ही लिखो। भाग पहले करने का मतलब है कि आप भाग वाली राशि को यूं भाग में लिख सकते हो, ठीक है ना। 5 में 2 का भाग देना, दे दिया। अब ये भाग लग गया अपने आप ही। यहाँ आगे 2 पड़ा है गुणा में, तो 2 से 2 आपका कट हो गया, तो यहाँ से पूरी वैल्यू क्या आई, इस पूरे पद की वैल्यू कितनी आई 5, और यहाँ 6 प्लस में है तो 5 और 6 11 आंसर आ गया। अच्छा लगे तो अप्रिशिएट करना है ना, और कोई ऑप्शन नहीं है अपने पास में। 5 × 5 25 होगा, स्क्वायर करेंगे तो यहाँ 1 के बाद पॉइंट है, यहाँ 2 के बाद पॉइंट आ जाएगा, बिल्कुल सर। 5 × 5 25 होगा, लेकिन यहाँ 2 के बाद पॉइंट है, स्क्वायर करेंगे तो 4 के बाद पॉइंट आ जाएगा। तो 4 के बाद पॉइंट आएगा तो ये लो, ये 4 के बाद पॉइंट आ गया, है ना, बिल्कुल। तो अब यहाँ से तो आंसर दिख रहा है ना, 2525, ये लीजिए आपका आंसर। अब यूँ मत करना सर ये जोड़ के बताओ, ये बताओ, मैं तो एग्जाम में ऐसे लाइन खींचूंगा, फिर मैं ऐसे करूंगा, फिर मैं यहाँ 5 लिखूंगा, फिर यहाँ 2 लिखूंगा, फिर 5 लिखूंगा, फिर 2 लिखूंगा, फिर यहाँ पॉइंट लगाऊंगा, फिर यहाँ 0 लिखूंगा। आंसर दिखते ही लिख देना। तो सर मैं डायरेक्ट नहीं करूँ, 25 0 0 25 भाई। यहाँ क्या है, यहाँ 2 के बाद पॉइंट है, स्क्वायर करोगे 2 बार गुणा करोगे तो 4 के बाद पॉइंट होगा। पॉइंट के बाद 2 5, यहाँ पॉइंट के बाद पहले 0 0 फिर 2 5, तो 2 5 2 5 दिख रहा है ना डायरेक्ट, तो डायरेक्ट दिख रहा है डायरेक्ट लिख लो, नहीं दिख रहा है थोड़ा वेट करके लिख लो। 27 × 50 भाग 25 × 5, देखो ये पूरा एक पद है यहाँ तक, फिर प्लस शुरू है, ये दूसरा पद है, यहाँ 2 पद है। पहली बात तो ध्यान से सुन लेना, सुन लिए, बिल्कुल सुन लिए सर। पहले पद का रिजल्ट निकालते हैं सर। देखो सर ये गुणा पहले नहीं कर सकता, मेरे को 25 का भाग देना पड़ेगा, पर भाग कैसे देना पड़ेगा ध्यान से सुनो। यहाँ लिखा है 27 × 50, है ना, इसमें आपको 25 का भाग देना, ये आपने 25 को भाग में लिख दिया, बिल्कुल। आगे आपको गुणा में 5 लिखना है, गुणा में आपने 5 लिख दिया, बिल्कुल। और यहाँ तो 1 आएगा माइनस होकर, इसका तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। आगे 800 में 25 का भाग देना है, 25 चौके 100, 8 चौक 32, ये सबको पता होना चाहिए, बहुत सिंपल बात है। यहाँ 800 है आपका और बटा में लिखा है 25। 8 और 100 को अलग अलग रखो दिमाग के अंदर कि 8 × 100 अलग अलग है,
क्योंकि 2 जीरो दिखते ही 25 से 4 बार कट जाएगा, 25 चौके 100, तो 8 चौक 32। तो ये कार्यक्रम आपको दिमाग में ही करना है। वापस सुन लो मैंने क्या किया। 25 चौके 100, 100 को कितनी बार काट दिया, 4 बार, 4 को 8 से गुणा कर दिया, 8 चौक 32। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। अब क्या सर, 25 दूनी 50, बिल्कुल 25 दूनी 50, 5 दूनी 10, 10 को इससे गुणा करोगे तो 270, और 270 में 32 जोड़ोगे तो 302। ये लो, ये कार्यक्रम था यहाँ पे। अब कोई बच्चा अगर ऐसे करता है कि वो पहले इसका गुणा करके रख लेता है, 25 54 कर लेता है, 5 से गुणा करता है, तो थोड़ा समय हो सकता है ज्यादा लग जाता। बाकी सवाल सिंपल था। यहाँ आपने एक बात सीखी कि यहाँ अप्रोच क्या थी, यहाँ अप्रोच ये थी कि जो कैलकुलेशन है ना, कैलकुलेशन का लास्ट पॉइंट तक जाने दो उसको। मतलब पहले कैलकुलेशन करने की जल्दी, बीच बीच में कैलकुलेशन करने की जल्दी मत रखो। मैंने देखा, मैंने इस पूरे पद का एक पद बनाया और देखा कि ये इससे 2 बार कटा, 5 दूनी 10, जीरो लगा, 270 32 जोड़ा 302 आया। ठीक है, तो आपको ऐसे सोचना है। ठीक है, अगला सवाल आपका मेंसुरेशन का है, और नो डाउट अच्छा सवाल है। अप्रोच लगेगी, जीवन लगेगा, ज्ञान लगेगा, अनुभव लगेगा, सब चीजें लगेगी, पढ़ाई लगेगी, प्रैक्टिस लगेगी। ठीक है, कैसे लगेगी देख लेते हैं। उस त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसका आधार उसकी ऊंचाई का 5/7वां भाग है। आधार ऊंचाई का 5/7वां भाग है, इसका मतलब ऊंचाई अगर 7 है तो आधार 5 होगी। इसको बोलते हैं प्रश्न की भाषा। इसलिए जब जहां भी मैं आपको पढ़ाता हूँ, जब भी मैं आपको पढ़ाता हूँ, चाहे ऑनलाइन पढ़ाऊँ चाहे ऑफलाइन पढ़ाऊँ, मैं आपको हमेशा एक बेसिक के अंदर एक क्लास जरूर देता हूँ, संबंधों वाली क्लास, या कैसे राशियों के बीच में संबंध लिखा जाता है। ठीक है, इस बार उसको और बढ़ाएंगे, उसमें इस बार के जितने भी शिफ्ट में इस तरह के संबंध लगे हैं उसके वाक्य अलग अलग बना के थोड़ा और समझाएंगे। ठीक है, चलिए देखिए भाई, आधार को बेस कह देते हैं, ये होगा आपका 5x और ऊंचाई होगी आपकी 7x। ठीक है, यूं मत करना सर x मत लिखो, x के रूप में लिखना पड़ेगा। क्षेत्रफल है, 2 बार गुणा होगा। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, 1/2 5x गुणा 7x। देखना अपनी अप्रोच क्या है, अपनी अप्रोच में कुछ डिफरेंट है क्या वो देखना, या आपने ऐसी अप्रोच कहीं देखी है क्या वो देखना। ऐसा नहीं है कि मैं ही सोचता हूँ, दुनिया में सोचने वाले लोग बहुत होंगे। ठीक है ना, 8.207। अब हमारी अप्रोच क्या है देखिए, नो डाउट यहाँ एक्स स्क्वायर है, तो इधर जो कोई राशि आएगी एक्स की वैल्यू आएगी पहले, और आपको 7x याद करना है तो उसको 7 से गुणा करना पड़ेगा। सेगमेंट समझ में आ गए। सेगमेंट ये था सर, हमारे सामने एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे। ठीक है, वैल्यू रखने के बाद हमारे को एक्स की वैल्यू मिलेगी, उसको हम 7 से गुणा करेंगे तो ऊंचाई आ जाएगी। ये अपने दिमाग में आ गया प्रश्न लिखते वक्त। ठीक है सर। अब ध्यान से देखो भाई, ये जो राशि है, मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पॉइंट हटा के 3 जीरो लगा देता हूँ। ठीक है सर। अब मुझे वैसे तो बोर्ड यहाँ पे चाहिए था, लेकिन नहीं है तो वापस लाइन लिखूंगा, आपको वापस नहीं लिखनी। अब सर देखो, ये जो राशि है ना, मुझे तो किसी से कटती हुई नहीं दिखी है भाई, मुझे तो ये राशि किसी से कटती हुई नहीं दिखी डायरेक्टली। 5 से तो नहीं कटती, तो 7 से कटती हुई दिखेगी, सिंपल सी बात है, कटेगी तो सही। हाँ, तो 7 से काटो, तो लो 7 से काटता हूँ। ध्यान से देखो, 7 दूनी 14, कितना आ गया, 4 7 6 42 0 1। अब देखो, अब जो पढ़ने वाला बच्चा है ना, उसको 26 0 1 दिख के सब दर्शन हो जाएंगे, और ये 26 0 1 दिखते ही सब दर्शन हो जाने चाहिए। उसके 2 कारण है। ठीक है ना, पहले तो बहुत फेमस वैल्यू है ये। ठीक है ना, क्योंकि 50 के जस्ट बाद 50 का स्क्वायर कितना होता है, 2500 होता है। ठीक है ना, और 51 का स्क्वायर फेमस राशि है, 2601 होता है। आ रही बात समझ में? ठीक है, कोई का मुझे नहीं दिखी तो कोई बात नहीं, इस पे बात करेंगे। फिलहाल तो आप इस पे आ जाओ। लो, इसके बाद क्या करना था, इसके बाद ये करना था, ध्यान से देखो। अगर ये आपको दिख जाता है 51 × 51 है, सर मुझे क्यों देखना 51 × 51 है, अभी पूरी कैलकुलेशन थोड़ी हो गई। अरे कैलकुलेशन नहीं, सामने की तरफ जो वर्ग होता है, स्क्वायर होता है ना, तो उधर जो भी 2 टुकड़े बनते जाए ना, उनको तो छेड़ना ही नहीं है अपने किसी भी हालत में। ठीक है, तो भाई 51 × 51 इसको किसी से गुणा नहीं करूंगा मैं, क्योंकि मुझे यहाँ से तो एक टुकड़ा बाहर निकल जाएगा। एक्स स्क्वायर ये है, जब एक्स निकालूंगा तो 2 से 1 वैल्यू बाहर निकलेगी, सिंपल। ठीक है, हाँ मान लिया आपकी बात। लो, इधर एक्स स्क्वायर लिखा है। ठीक है, इधर आपका 26 0 1 है, 51 × 51 है। अगर आपको ये नहीं दिखता तो भी मैं उसके बारे में बात करूंगा कि क्या करते। ठीक है, 2 आप ऊपर ले आओ, 2 में ऊपर ले आया। ठीक है, 5 आप नीचे ले जाओ, देखो उधर जाएंगे तो 5 नीचे जाएगा और 2 ऊपर आएगा, है ना? हाँ बिल्कुल सर। और यहाँ 1000 पड़ा है, बिल्कुल 1000 पड़ा है। अब मैंने दिमाग लगाया कि यहाँ 3 जीरो है, अगर 4 जीरो होंगे
तो काम सरल हो जाएगा। 4 जीरो है नहीं यहाँ पे तो 0 3 ही है, लेकिन अगर यहाँ 4 जीरो हो तो 2 जीरो बाहर निकल जाएंगे। तो मैंने कहा एक जीरो बना देते अपने, क्या है। तो जीरो कैसे बना रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना। यहाँ भी 2 से गुणा कर रहा हूँ और यहाँ भी 2 से गुणा कर रहा हूँ, तो ये 5 दूनी 10 हो जाएगा, तो ये 4 जीरो हो जाएंगे। 3 जीरो ये पड़े, चौथा जीरो ये पड़ा। अब जब मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालूंगा तो क्या आएगी, ध्यान से देखो। सर एक तो 51 बार निकलेगा, ठीक है, एक 2 बार निकलेगा। कहाँ से आया 2 समझ में आएगा, 2 2 से 1 2 बार आ गया। और ये 2 क्यों आया, क्योंकि मुझे लगा 4 जीरो बना देते हैं, 2 जीरो बाहर निकल जाएंगे। 5 तो था ही, मैंने 2 से गुणा कर दिया, 5 दूनी 10 हो गया, यहाँ भी 4 जीरो हो गए और यहाँ से 2 जीरो बाहर आ गए। आए कि नहीं आए, आ गए बिल्कुल। ये क्या आ गया सर, ये आ गया आपका 2 एकम 2 और 5 दूनी 10, ये आ गया x। हमें तो 7x की वैल्यू चाहिए, तो ठीक है इसको 7 से गुणा कर दो। आपको अगर 7x की वैल्यू चाहिए, ऊंचाई चाहिए, तो 7 गुणा 1.02, ठीक है बिल्कुल। 7 दूनी 14 और 7 एकम 7, कहीं दिख रहा है ये? हाँ सर ये दिख रहा है, 7.14 सेंटीमीटर। कोई बहुत लंबी चौड़ी गणना करी क्या? 13 से काटा, 19 से काटा, 23 से काटा, 29 से काटा, 31 से काटा, किसी अभाज्य संख्या से काटना पड़ा क्या? नहीं। कोई बहुत बड़ा वर्गमूल निकालना पड़ा क्या? नहीं। काम आसानी से हो गया, बिल्कुल हो गया। सिंपल अप्रोच काम आई, बिल्कुल सिंपल अप्रोच काम आई। इसको एक बार आगे वापस सेम टू सेम करवा रहा हूँ, ठीक है। फिर मैं आपको एक चीज और बताऊंगा, जो मैंने वहां 26 से 1 के बारे में बात करी थी। ठीक है सर करवा दो। 1/2 गुणा 5x गुणा 7x। जो होशियार बच्चे हैं, जिनको लगे क्लास लंबी है, वो इसको डबल स्पीड में भी देख सकते हैं। पॉइंट हटाया, नीचे 1000 लिखा, लिखा बिल्कुल लिखा सर। 7 से काटा, 7 दूनी 14, 7 छंग 42, 0 1, ठीक है सर। फिर ये एक्स स्क्वायर, आप तो इधर ही करोगे। आप तो क्या करोगे, 2 को यहाँ से काट दोगे, ऊपर ले जाओगे, 5 को यहाँ से काट दोगे, नीचे ले आओगे, ठीक है ना। मैं बस थोड़ा सा सिंपल पैटर्न बनाए रखने के लिए, आसानी से दिख जाए सबको, नहीं तो सब एक जगह घटेगा, दिखेगा। आपको ज्यादा लाइनें लिखने की आदत बनानी नहीं किसी भी हालत में। गुणा दो क्यों किया बता दिया था। 5 दूनी 10, 4 जीरो हो गए, तो नीचे 2 जीरो बाहर आ गए। अब आप खुद ही सोचते हैं, यहाँ से तो 2 मैंने बाहर निकाल लिया है, अब ये बचा तो नो डाउट इसका वर्गमूल होगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। और 6 2 8 एक 9 का गुणज है, 6 2 8 एक 9 का गुणज है ना, बिल्कुल। 9 तोड़ लो, अब तो दिख जाएगा। 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 18 और 8, 8 0, 9 8 की 72, 9 8 की 72। मुझे तो पता है 17 3 51 है, फिर भी। और ये लो, अब तो दिख जाएगा। इतनी अप्रोच तो इसमें तो कोई भारी काम नहीं है कि मुझे दिख रहा है ये 9 का गुणज है, ठीक है भाई 9 का गुणज है। फिर हमने देखा तो 9 इंटू 2 8 9 लिख सकते हो, ये आपके 3 का है और ये आपका 17 का है, ठीक है ना। 17 3 आपका 51 है, ये कहानी है कुल मिला के। तो ऐसे कर लेते आप चाहते तो, उसमें भी कोई दो राय नहीं थी, ठीक है। चलिए, तो ये मैंने एक अप्रोच बताई कि जब आपको इधर वर्ग और उधर वर्गमूल कर रहे हो, तो पेयर बन रहे हो, जोड़े बन रहे हो, तो दिमाग लगाना कि इसका वर्गमूल होने वाला है। आसानी से कर लोगे तो ठीक है, नहीं तो थोड़ा तोड़ मोड़ के कर लोगे, ठीक है। चलिए, सब सवालों पे चर्चा हो गई? बिल्कुल सर, सब सवालों पे चर्चा हो गई। तो ये था हमारा आज का सेशन, जहां हमने एसएससी जीडी 2024 में आया हुआ एक प्रश्न पत्र हल किया है, और मैंने आपको बताने की कोशिश करी है कि क्या आपकी अच्छी अप्रोच हो सकती है। किसी भी अच्छी अप्रोच को लगाने के लिए, सीखने के लिए एक बात ध्यान रखिएगा, पेपर कभी सिंपल होता है, कभी हार्ड होता है। 2024 से आप ये नहीं कह सकते कि एसएससी जीडी का पेपर 2025 का कैसा होगा। 2023 और 24 को मिला के आप 70% पेपर को प्रिडिक्ट कर सकते हो, 100% को नहीं। उससे पहले अगर आप जाओगे तो फिर कोर्स बहुत लेंथी हो जाएगा। तो उसका तरीका हमने तो ये निकाला है रिपीटर्स के लिए। फ्रेशर के लिए तो वही भाई, पहले जीरो से पढ़ाएंगे, जोड़ भाग गुणा भाग सिखाएंगे, बेसिक कराएंगे, प्रीवियस ईयर कराएंगे, सब वैसे ही चलेगा। रिपीटर्स क्या करो, रिपीटर्स टारगेट बनाओ कि मुझे पहले महीने के अंदर, पहले 1 महीने के अंदर मुझे 2500 क्वेश्चन करने हैं, मतलब रोज कम से कम 80 क्वेश्चन, मतलब रोज ऐसे 4 सेट। अब रिपीटर्स में जिनकी मैथ्स थोड़ी सी डाउन है, वो प्रीवियस ईयर टॉपिक वाइज करे 2023 वाले, जो हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, हम आपको बैच के अंदर दे रहे हैं। जिनकी अच्छी है, 23 वाले बहुत अच्छे से कर रखे हैं, वो 24 वालों में जो जो जैसे जैसे मैं करवा रहा हूँ वैसे करो। पहला महीना आपका इसी चीज को लेकर निकलेगा।
सेकंड महीने की क्या रणनीति होगी वो मैंने इसका जो इंट्रो वीडियो है उसमें बताया है, उसको आप एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। जय हिंद।